सो हेलो माय डियर हिंचैक रापचे कॉम्यास, कैसे हो यार आप सब? उम्मीद है सब होंगे मस्त बिंदास झकास। तो चलो फिर इस उम्मीद के साथ शुरू करते हैं अपन अपनी आज की हिंचैक रापचे की क्लास। तो निको भैया है आज क्या खास लाए हैं, मगर उससे पहले जरा हाजिरी लगा दिया है। जैसे रवीजा जी ने लगा दी, अर्पिता ने, खुशी ने, इरशाद ने, आयुष, जैन और राज अलग अलग हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं ना, स्टार्ट करते हैं। हाँ स्माइल आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे, मैं पहला डाउट आपका अभी खत्म कर देता हूं। जो लोग लेक्चर नहीं देखेंगे फिर वो अपनी मर्जी के मालिक हैं भाई। जो नहीं देखेगा उसको हम क्या कर सकते हैं। ये चैप्टर एक्चुअली एनसीईआरटी में आपको दिया होगा, वरना इसके अंदर आप रिफ्रेशर के हिसाब से जाओगे तो दो चैप्टर्स आते हैं, गुडविल एंड चेंज इन पीएसआर। गुडविल का मतलब होता है ख्याति, ठीक है जी, और भी इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं। तो हम नॉर्मल नाम जो फेमस है वो ख्याति है ना, ठीक है जी। और दूसरा है चेंज इन पीएसआर, यानी कि लाभ हानि अनुपात में बदलाव। इन दोनों चैप्टर को मिलाकर हमारे नाम आता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, कि अगर पीएसआर चेंज होगा तो क्या होगा, है ना। तो इसके अंदर हम ये दोनों टॉपिक कवर करने वाले हैं। पहले अपन इसको कवर करेंगे, ये पहला है, फिर हम इसको कवर करेंगे तो ये दूसरा है, ठीक है जी। इन दोनों को मिलाकर हम यहां पर ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। एनी प्रॉब्लम? ठीक है जी, डन है जी। आफरीन जी, अगर ये आपका अकाउंट्स का पहला क्लास है तो प्लीज पुराने लेक्चर जरूर देख लीजिए। हालांकि पुराने लेक्चर्स का यहाँ ज्यादा इस्तेमाल तो नहीं होगा, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का इस्तेमाल जरूर हो सकता है। और पहले सबसे जरूरी चीज यही है कि जो पुराना नहीं पढ़ा है उसको जरूर पढ़ लीजिए ना। वेलकम 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 वेलकम। हाँ जी, स्टार्ट करें। हाँ जी, मोस्टली में दिया ही होता है। कैट, डॉग, रैबिट। सूरज जी एक एक करके पढ़ना चालू करेंगे, है ना। ऑफकोर्स सीबीएसई में ये टाइप्स ऑफ गुडविल में ये आपको नहीं दिया हुआ, कैट, रैट और डॉग और ये सब किसी पुराने जमाने में आता था। बिहार बोर्ड में ये है, हम उसको पढ़ेंगे, डोंट वरी, ठीक है जी। सर आप जो पढ़ा पढ़ लेंगे। अरे वाह यार, ये होगी ना बात। चलिए स्टार्ट करते हैं ना। मेरा बैकलॉग बहुत है, पूरा करो भाई। ये लोग कभी खत्म नहीं हो रहे हैं कि मेरा बैकलॉग है, क्यों है भाई। प्रैक्टिस क्वेश्चन पार्ट 2 और अभ्यास प्रश्न पार्ट 2 हमने कल कर लिया था। कुछ होमवर्क्स भी आपको दिए थे, वो भी पूरे होंगे। अबाउट गुडविल एंड मेथड्स ऑफ गुडविल, ख्याति का अर्थ और मूल्यांकन की विधियां। तो आज हम ख्याति का अर्थ समझेंगे और उसके मूल्यांकन की विधियां समझेंगे, ठीक है जी। ख्याति के प्रकार हम कल समझेंगे, ओके जी। चलिए तो ध्यान से देखिएगा, पहले अपन होमवर्क कर लेते हैं, फिर मैं ख्याति के बारे में आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहला था भैया जी क्वेश्चन आपके पास, सिम्मी, मनु एंड बीना, ये तीन हमारे पास पार्टनर्स थे। कई लोगों ने मुझे आंसर्स दिए थे, भेजे भी थे, लेकिन बहुत ज्यादा लोग नहीं थे। प्लीज आंसर्स आपको सही से देना है, ठीक है। चलो, तो सिम्मी, मनु, बीना आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1, ठीक है जी। द बैलेंस ऑफ देयर फिक्स्ड कैपिटल, भैया ये फिक्स्ड कैपिटल है, यानी कि एडजस्टमेंट जो भी होगा किसके थ्रू होगा, करंट अकाउंट के थ्रू होगा, ये याद रखना, ठीक है। किसके थ्रू होगा, करंट अकाउंट के थ्रू होगा एडजस्टमेंट। नाउ ऑन अप्रैल 2020 सिम्मी के पास 1 लाख रुपए है, मन्नू के पास 1 लाख रुपए है, बीना के पास 80,000 रुपए है। आफ्टर द अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड में जब अकाउंट्स खत्म हुए, were prepared, it was discovered that interest on capital 10% per annum had been credited to the partner's current account even though it was not provided. ओ भैया उल्टा घुमा दिया, उल्टा घुमा दिया। नॉर्मल क्वेश्चन क्या होता था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, नहीं दिया। यहां उल्टा है भैया जी, यहां उल्टा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% दे दिया। इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर annum had been credited. क्रेडिट का मतलब क्या है, दे दिया। नहीं दे रहा था, नॉट प्रोवाइडेड इन पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में नहीं था भैया, आपने दे दिया, तो दे दिया यानी क्रेडिट कर दिया, तो वापस लेना पड़ेगा। ये गेम है इसमें अब देखते हैं कौन फंसता है नहीं फंसता है। सिम्मी, मन्नू और बीना एक फॉर्म में साझेदार हैं, जो कि 2-2-1 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। फिर अप्रैल 2020 को सिम्मी की कैपिटल है 1 लाख रुपए, इनकी है 1 लाख और बीना की है 80,000। तो 1 लाख और 80,000 इनकी कैपिटल है। 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए खाते तैयार होते हैं। बाद में यह पता चलता है कि 10% वार्षिक दर से ब्याज साझेदार के चालू खातों में क्रेडिट कर दिया गया था, भले ही साझेदारी संलेख में इसका कोई प्रावधान नहीं था। तो यानी कि तो गड़बड़ हो गई भैया जी, नहीं था तो नहीं करना चाहिए था। तो देखिए अपन यहाँ एक एक करके करते हैं। तो सबसे पहले तो भैया अगर आपने गलत क्रेडिट कर दिया तो आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। अगर गलत क्रेडिट कर दिया तो आप क्या करते हो, डेबिट करते हो। किसको डेबिट करना है, तो सिम्मी यानी एस, मनु यानी एम और बीना यानी बी, ठीक है।
ओके, तो अब 10% करना है तो भैया इसका हो जाएगा 10,000, इसका भी हो जाएगा 10,000 और इसका हो जाएगा 8,000। ठीक है जी, 10,000 10,000 8,000, हाँ जी 10% लगेगा ना, बात खत्म। लेकिन अब आप देखोगे तो ये तो डेबिट होगा, क्यों? क्योंकि आपने गलत क्रेडिट कर दिया, ज्यादा दे दिया भैया, देना नहीं था दे दिया, तो वापस लोगे तो डेबिट करोगे, तो प्रॉफिट पे इसका उल्टा असर होता है। तो प्रॉफिट पे अगर इसका उल्टा असर होगा भैया जी, तो 10 और 10 20 और 8 28, अरे 28, अच्छा चलो देखते हैं, तो 28,000 हुआ। ठीक है, अब 28,000 का आपको क्या करना पड़ेगा भैया, रेशियो में बांटो 2 to 1, तो इंटू 2:1 अपॉन 5 से इसको काटेंगे तो 5 5 जा 25, तो 3, तो 5 6 00। अब आप इसको इससे इंटू कर दोगे तो ये हो जाएगा 11.2 के, ये भी हो जाएगा 11.2 के, और ये कितना हो जाएगा 5.6 के। तो यानी कि भैया यहाँ पे 1.2 के ये क्रेडिट जाएगा, क्योंकि क्रेडिट बड़ा है, जिसका क्रेडिट बड़ा है वो क्रेडिट में जाएगा। ये भी भैया इसका भी क्रेडिट बड़ा है तो 1.2 के ये भी क्रेडिट जाएगा। लेकिन भैया ये कहाँ जाएगा, 2.4 के ये डेबिट में जाएगा, 2.4 के कहाँ जाएगा, डेबिट में जाएगा। डन डना डन डन, हाँ जी डन डना डन डन। होमवर्क बाद में चेक करेंगे जी, जिन जिन के नाम है मैं लूंगा, लेकिन एंड में, अभी नहीं। तो यानी कि भैया हमसे अच्छा मांगा किसका था भैया, सिम्मी का मांगा था करंट अकाउंट, तो सिम्मी यानी ये वाला, तो 1200 से क्रेडिट होगा, लेकिन क्रेडिट क्या होगा, करंट अकाउंट। तो क्रेडिटिंग हर करंट अकाउंट विद 1200, डेबिटिंग हर करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट्स की ही बात हो रही है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। टमट गए जी, टमट गए जी, टमट गए जी। प्लीज पास एडजस्टमेंट्स आपको याद रखने हैं, बिहार बोर्ड में भले ही ना आए, आगे चल के आपको जरूर आएंगे, और क्या पता भैया बिहार बोर्ड में भी आ ही जाए, तो छोड़ना तो कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, सर सी होगा, नहीं रुपेश जी कैसे सी हो जाएगा, मेरी बात सुन लो, आपने क्या गड़बड़ की होगी मैं बता देता हूं आपको। आपने एक क्वेश्चन पढ़ रखा है कि जो देना था उसे दो, तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था और देना था तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट करते हो और प्रॉफिट को डेबिट करते हो। यहां पर उल्टा केस है भाई, यही तो क्वेश्चन पढ़ना है, यही तो समझना है कि रट्टा नहीं मारना है, डिफरेंट क्वेश्चंस को डिफरेंट तरीके से करना पड़ता है, इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना पड़ता है। अब आपने क्या किया, आपने किसी को 10 रुपए दे दिए, पता चला उसे नहीं देने थे, तो उससे वापस लोगे ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम हैड बीन क्रेडिटेड, ठीक है, इवन दो इट वाज नॉट प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड। अरे जब डीड में प्रोवाइड ही नहीं तो आप उसे क्यों दे रहे हो, नहीं देना था, आपने दे दिया, अच्छा तो वापस लो, यानी डेबिट करो। कैपिटल हम उसको देते हैं तो क्रेडिट करते हैं, वापस लेना है तो डेबिट करेंगे, और इसका उल्टा असर प्रॉफिट पे होगा। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपसे ये रॉन्ग हो रहा होगा। चलिए अगला सवाल, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर, 2 or more person are carrying common business under an agreement. They share profit and loss in the fixed ratio. Business is carried by all or any of them acting for all as an agent, all of the above. अब देखो यहाँ पे क्या है कि भैया जी यहाँ पर all of the above आपका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया 2 or more person होने चाहिए, बिल्कुल सही है, एक कॉमन बिजनेस होना चाहिए और एक एग्रीमेंट भी होना चाहिए। प्रॉफिट, दे आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन देयर फिक्स्ड रेशियो। जरूरी नहीं है कि वो फिक्स्ड रेशियो में ही हो, कुछ अलग भी हो सकता है, एब्सेंट भी हो सकता है, लेकिन हाँ फिक्स्ड भी हो सकता है, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो ऑल ऑफ द अबव उपयुक्त सभी। चलिए आखिरी क्वेश्चन था शायद ये हमारा होमवर्क है ना। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, रेशियो है 3 और 2, देयर कैपिटल इज 2 लाख एंड 1 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 8%। ठीक है, फर्म इनकर्ड अ लॉस, फर्म को हो गया लॉस 60,000 रुपए का। ठीक है जी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी, तो नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड। ठीक है जी, अच्छा रट्टा मत मारना, फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना भैया, अगर डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, अगर लॉस है तो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन कह दे कि लॉस के केस में भी, अगर क्वेश्चन कहते हैं लॉस के केस में भी इंटरेस्ट इन कैपिटल दो, तो हम कहेंगे ओके सरकार। तब ये मत कहना हमें निक्कू भैया ने सिखाया है लॉस के केस में नहीं देते हैं, ऐसा नहीं होगा। अगर क्वेश्चन ही कहेगा कि लॉस है तो भी बांटो, तो फिर हम इंटरेस्ट इन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानेंगे और फिर उसको हम प्रॉफिट में से माइनस कर सकते हैं। और अगर लॉस है तो उतना और माइनस करोगे तो लॉस बढ़ जाएगा आपका।
लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन है जहां कोई बात नहीं बताई हुई है तो हम ये मानेंगे कि इंटरेस्ट कैपिटल लॉस के केस में नहीं बढ़ता है। तो आपका आंसर ये है। मैंने आपको कंप्लीट थ्योरी पढ़ा रखी है, प्लीज सारी थ्योरी को अच्छे से पढ़िएगा। बिहार बोर्ड में थ्योरी और भी इंपॉर्टेंट है ना। इंपॉर्टेंट तो हर जगह है, लेकिन बिहार बोर्ड में ज्यादा है क्योंकि वहां से थ्योरी लिखने को भी आती है। चलिए, तो होमवर्क हो गया डन। बोलो टन टना टन टन टन। चले जी, होमवर्क करना भूल गए थे। नहीं, ऐसे मत भूलो यार, ऐसे मत भूलो। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर। हाँ जी, नया अध्याय लिखेंगे आज अपन। अच्छा, अब नया अध्याय लिखने से पहले मैं आपको कुछ पूछता हूं। एक बात बताओ, गाना सुना है? देखो, खई के पान बनारस वाला, सुना होगा गाना। खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, फिर कोई ऐसा करे कमाल हो कि। इसके आगे गाना आप गा लेंगे। तो भैया ये गाना हमने सुना तो है भाई, पर क्या मुझे सच सच बताओ, ये जो खई के पान बनारस वाले से क्या सच में अकल खुल जाती है क्या? पान खाने से अकल खुल जाएगी क्या? नहीं ना। तो यानी कि भैया जी देखो, एक ये भी एक पत्ता है, ठीक है जी, ये भी क्या है? एक पत्ता है, ठीक है जी। ओके भैया जी, ये भी एक पत्ता है। डन है भैया जी, ये भी एक पत्ता है। पर इसको बोल दिया भैया पान का पत्ता। इसको बोल दिया भाई बनारस के पान का पत्ता। आ रही बात समझ? आ रही बात समझ? ठीक है जी। सर दिमाग खुल जाएगा, सच में खुल जाएगा। पता नहीं भाई, मैं तो नहीं मानता हूं, लेकिन हो सकता है किसी का खुल भी जाता होगा। ठीक है जी। अब देखो, दोनों पत्ते आइडेंटिकल है भाई, मैंने कॉपी ही तो पेस्ट किया है ना, कुछ अलग तो किया नहीं, डुप्लीकेट है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया इन दोनों की प्राइस तय करनी है, तो जरा मुझे बताइए, आप नॉर्मल पान के पत्ते की प्राइस और बनारस के पान के पत्ते की प्राइस क्या रखेंगे? जरा बता दो, क्या रखोगे जी? बोथ आर डिफरेंस? अच्छा जी, डिफरेंट है। या क्या इन दोनों में? सर अभी मैं बनारस में ही हूं। अच्छा जी, क्या बात। या क्या इन दोनों की प्राइस सेम होगी? क्या इन दोनों की प्राइस सेम होगी? तो देखो भाई, ऐसा सच तो नहीं है। हम सबको पता है कि अगर मान लीजिए कोई नॉर्मल पान का पत्ता होगा तो हो सकता है वो 2 रुपए का एक पत्ता मिल जाए। लेकिन 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 जब हमारे भैया जी यहां पर पहुंचे, कहां पर पहुंचे? यहां पर, तो निक्को भैया से कहा गया कि भाई ये पत्ता तो 3 रुपए का है ना? तो भैया निक्को भैया कह रहे हैं, जे क्या बात हुई भैया? अरे भाई साहब, कोई तो 50-100 रुपए भी लिख रहा है। अच्छा जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मतलब ये तो आप समझ गया ना कि भाई एक पत्ता होगा जो कम कीमत का होगा, एक पत्ता होगा जो ज्यादा कीमत का होगा, पर हैं तो पत्ते ही, पान के ही पत्ते हैं। परंतु भैया यार ये ना, इसमें बनारस वर्ड भी तो जुड़ा हुआ है, इसमें बनारस वर्ड भी जुड़ा हुआ है ना? सिंपल सी बात है कि नहीं? चलिए, एक और चीज पूछता हूं मैं आपसे। एक भैया जी ये है ऋषभ पंत, ठीक है जी। अब भैया मैं इतना बड़ा पेंटर तो हूं नहीं कि उनकी ड्राइंग सही बना दूं, मैंने ऐसे ही लिख दिया। ये है भैया जी ऋषभ पंत, ठीक है जी। और ये है भैया जी धोनी। जरा मुझे बताइए, अगर कोई ऐड वाला इनके पास आएगा, ठीक है, ऐड करने के लिए, और इनके पास आएगा, तो ज्यादा पैसे कौन चार्ज करेगा? पान खाने लगे तो? नहीं जी, मैं पान नहीं खाता सर, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। सब बनारस में पान महंगा मिलता है, बिल्कुल कन्हैया जी, बिल्कुल सही बात है, यही मुझे आपको समझाना है। सर मेरा आज एक दांत टूट गया, उप्स, ओहो सो सैड, होप सो कि आपको दर्द ना हो रहा हो। सिंपल सी बात है। धोनी जी के साथ 7 नंबर जुड़ा हुआ है, तो अपन कहते हैं भाई धोनी जी कोई ऐड लेते हैं तो वो कह रहे हैं भाई मैं तो 7 करोड़ रुपए लूंगा। अच्छा जी, ऋषभ जी कोई ऐड ले रहे हैं तो भैया उनको 1 करोड़ से ऊपर कोई दे ही नहीं रहा। ऋषभ जी कह रहे नहीं मुझे भी 7 करोड़ दो, मैं अभी तो विकेट कीपर हूं, मैंने भी इंडिया को मैच जिताया है, मैंने टेस्ट मैच भी खेला है, मैंने T20 भी खेला है, मैंने भी खेला है।
बस मैं कैप्टन नहीं रहा हूँ, एक अलग बात है, लेकिन मैं अपनी टीम का अभी फिलहाल लखनऊ सुपर जायंट का कैप्टन भी हूँ, मैं अभी खेलता भी हूँ, धोनी जी तो चले भी गए पर मुझे पैसा ज़्यादा दो। तो एड कंपनी कह रही नहीं सॉरी जी सॉरी, आपको ज़्यादा पैसे नहीं मिल पाएंगे, अभी फिलहाल आप 1 करोड़ में खुश रहिए। धोनी जी कह रहे 7 नंबर है मेरा। तो क्यों भैया ऐसा क्यों, कोई खास वजह है क्या? तो भैया जी कोई खास वजह है क्या इनके पीछे, है ना? ये डिफरेंस का रीजन क्या है? या फिर भैया जी ये इनके बीच में जो ये डिफरेंस आ रहा है इसका रीजन क्या है? तो यार ये ऐसे देखा जाए ना तो कोई समझा नहीं सकता, पर जब धोनी जी ग्राउंड पे उतरते हैं ना और धोनी 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 आवाज आती है, तो वो मीटर होता है जिसे वो साउंड मीटर, उससे समझ में आता है कि भाई क्या आवाज आ रही है। ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता। हमारे वक्त में सचिन सर के साथ ऐसा होता था। सचिन तेंदुलकर जी जब आते थे ना तो लोग एकदम पगला जाते। हम वो जनरेशन है कि सचिन तेंदुलकर जी आउट हुए हम घर निकल लेते थे, मतलब खेलने निकल लेते थे, हम नहीं देखते थे टीवी में, फिर हम खेलते थे। तो ये एक ऑरा होता है, लेकिन वो भी तो इंसान है यार, हाथ पाँव बल्लेबाजी हाइट सबके सब वही है, पर कुछ एक अलग कला हो जाती है यार, कोई एक अलग रीजन हो जाता है जिसकी वजह से कोई बहुत ज्यादा मशहूर हो जाता है। हो सकता है आप कहोगे भैया सचिन तेंदुलकर जी ने रन तो बहुत बनाए हैं, अरे रन तो बनाए हैं, सही बात है रन बनाए हैं, लेकिन भैया जी किसी ने बहुत ज्यादा विकेट भी तो लिए हैं। तो जब मैं एक बॉलर और एक बैट्समैन को रखता हूं तो भी उसमें सचिन जी ज्यादा आगे क्यों आ रहे हैं? तो यानी कि भैया देयर इज सम रीजन जिसकी वजह से कुछ डिफरेंस है। अब अकाउंट्स में भी ऐसी ही चीजें आई, अकाउंट्स में भी कोई दुकान बहुत चल रही है, कोई दुकान कम चल रही है, जबकि दोनों दुकान में सेम ही टाइप का सामान है, कंपनी भी सेम हो जाती है कभी कभी, तो फिर भी कोई दुकान बहुत ज्यादा चलती है, कोई दुकान बहुत कम चलती है। तो इनके पीछे रीजन क्या है भाई? तो इसी के पीछे रिसर्चर पड़ गए कि भाई इसके पीछे तो रीजन जानेंगे हम, क्या रीजन है इसका भाई, क्या रीजन है भाई? तो भैया जब ऐसा कुछ ना समझ में आए तो इन्होंने कहा इसका रीजन होगा गुडविल, यानी जिसको हिंदी में अपन क्या बोलेंगे, ख्याति। हिंदी में अपन क्या बोलेंगे, ख्याति। हिंदी में अपन क्या बोलेंगे, ख्याति। तो इसका जो रीजन दिया गया है वो क्या है? इसका जो रीजन है वो क्या है? गुडविल। ऐसे ही यहां पर भी इसका जो रीजन है वो क्या है? गुडविल। पर भैया ये दोनों तो चीजें ही अलग अलग है, ये पान के पत्ते की बात कर रहा है, ये क्रिकेटर है। जी हाँ, तो भैया जी शॉप कोई सा भी हो, बिजनेस आप कोई सा भी करो, किसी भी रीजन की वजह से, किसी भी रीजन, एक्चुअल जो गुडविल है, एनी रीजन, ड्यू टू एनी रीजन, किसी भी कारणवश, किसी भी कारणवश you earn more और, ठीक है जी, आप ज्यादा अर्न करते हैं, या यू हैव अर्न मोर, या यू हैव एडवांटेज। ओवर योर कॉम्पिटिटर, जिससे आपको फायदा होता है। एडवांटेज मतलब यहां फायदे की बात हो रही है ना, फायदे की बात है। ओवर योर कॉम्पिटिटर। तो जब कॉम्पिटिटर्स से आपको कुछ एडवांटेज है फायदे के रूप में, प्रॉफिट के रूप में, उससे ज्यादा प्रॉफिट आप कमा रहे हो, उससे ज्यादा आप पैसे कमा रहे हो, परंतु आपका बिजनेस सेम है, सब कुछ सेम है यार, लाइन भी सेम है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो वो रीजन क्या है? तो रिसर्चर्स ने कहा उस रीजन को गुडविल कहा जाए। ठीक है जी, ठीक है जी। सर आप किसके फैन हो यार? सचिन तेंदुलकर, बट ऑब्वियस है। चलिए जी, ठीक है जी, समझ में आ रही बात, समझ में आ रही बात, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो आओ जरा इसको थ्योरी में पढ़ लिया जाए, थ्योरी में पढ़ लिया जाए। तो भैया जी गुडविल यानी ख्याति, सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो गुडविल मीन्स रेपुटेशन। एक्चुअली क्या है कि जब रिसर्चर्स डेफिनेशन देते हैं ना तो कुछ वर्ड यूज करते हैं, आपको ये ध्यान रखना है, ऐसा कोई वो नहीं है कि आपकी रेपुटेशन बढ़ जाए तभी गुडविल। कोई भी ऐसा रीजन जिससे आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है, एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है, या आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट का पैसा मिल रहा है, मतलब एडवांटेज बेनिफिट में मतलब ये कि फायदा एक्स्ट्रा हो रहा है, कोई भी रीजन हो
इसीलिए तो लोग कहते हैं आजकल बदनाम होंगे तो नाम ना होगा। क्या ये जो टिकटॉकर्स हैं ठम्बक 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 करके पैसे बना रहे हैं, तो भी लोग उन्हें पहचानते हैं, उनके फैन बन गए हैं भाई, उनके लिए लड़ते हैं। कोई ऐसा आदमी जो पढ़ लिख कर भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, लोग उसके भी फैन हैं, उससे भी पढ़ते हैं, है ना, उसके भी खूब एकदम मतलब एक्टर से भी ज़्यादा फैन फॉलोइंग है, कई एक्टर से ज़्यादा फैन फॉलोइंग है, तो वो भी एक रीज़न है। कुछ लोग बेचारे अपनी दुखियारी कहानियाँ सुनाते हैं और उसकी वजह से लोग उनसे अटैच हो जाते हैं और फिर उनकी भी गुडविल बन जाती है। कुछ लोग आर्ट में हैं, कुछ लोग किसी और चीज़ में हैं। यानी भैया कोई भी रीज़न हो, कोई भी रीज़न हो, कुछ इतने झूठे और मक्कार लोग होते हैं, फालतू की झूठी इमोशनल स्टोरी सुनाते हैं, एक नंबर के मक्कार लोग, लेकिन जनता को नहीं पता होता भाई ये मक्कार है, नहीं पता होता भैया जी कि ये झूठ बोल रहे हैं। लोग उसकी बातों में आ जाते हैं और उसको खूब सारा रेवेन्यू मिल जाता है, खूब सारे ऐड मिल जाते हैं। तो भैया गुडविल ये सब नहीं देखता कि आप कैसे हो क्या है, आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज हो गया, आपको एक्स्ट्रा फायदा हो गया अब बाकी लोगों से जो आपके कंपटीशन में थे, तो वो है भैया गुडविल, उसका रीजन है गुडविल, सीधी सी बात है। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, हाँ जी। तो देखिए गुडविल मीन्स द रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस दैट हेल्प्स इट टू अर्न रिलेटिवली मोर प्रॉफिट सो दैट इट सेटिस्फाई कस्टमर विल कम एंड अगेन इन द फ्यूचर। या फिर so we can say that goodwill of a firm helps it to earn higher profit in comparison to normal profit earned by the similar firm in the same business। जो सिमिलर फर्म है और जो सेम बिजनेस में है उनमें आपका सबसे ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है या आपकी वैल्यू ज्यादा हो रही है, तो इसका मतलब है कि वो जो इंक्रीज है उसकी रीजनिंग क्या है, वो क्यों बढ़ रहा है, तो उसकी रीजनिंग है गुडविल। ठीक है जी, हिंदी में देख लीजिए गुडविल यानी ख्याति, यहाँ लिखा हुआ है ना, तो गुडविल अगर कहीं वर्ड हो तो आप ध्यान रखना, हिंदी में ख्याति भी बोलते हैं उसको। का मतलब है किसी व्यवसाय के प्रतिष्ठा से जो उसके अपेक्षाकृत अधिक लाभ कमाने में मदद करती है ताकि संतुष्ट ग्राहक भविष्य में बार बार आए। तो हम कह सकते हैं कि किसी फर्म में की गुडविल उसे सामान्य लाभ से अधिक लाभ कमाने में मदद करती है, जो सामान्य व्यवसाय में सामान्य फर्मों के द्वारा कमाए जाते हैं। ठीक है जी, और भी शब्द है भैया, और भी लोगों ने गुडविल को डिफाइन किया है। ये कहते हैं भैया कौन, जेओ मैगी, ये कहते हैं the capacity of a business to earn profit in future is basically what it means by the term goodwill। कह रहे भाई गुडविल का मतलब बस यही है कि वो कैपेसिटी जिससे कि फर्म बार बार फ्यूचर में भी प्रॉफिट कमाने वाली है। तो गुडविल को इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है कि भविष्य में लाभ कमाने के लिए एक व्यवसाय की क्षमता ही मूल रूप से गुडविल शब्द की अभिप्रेत है। या फिर लॉर्ड एल्डॉन जी कहते हैं गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी दैट ओल्ड कस्टमर विल रिजॉर्ट टू द ओल्ड प्लेस। यानी गुडविल कुछ नहीं, बस यही बात है कि ओल्ड कस्टमर हमेशा आपके पास आएगा और आपसे ही चीजें खरीदेगा, तो वही आपकी गुडविल है, क्योंकि बार बार ओल्ड कस्टमर तो आ ही रहा है और नए कस्टमर कुछ ना कुछ तो एड ऑन होंगे ही होंगे, तो यानी कि ये आपकी गुडविल है। तो सबसे बेस्ट डेफिनेशन जो होती है वो आप ये लिख सकते हो या आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हो, और खासकर आपके में अगर सवाल आता है गुडविल का तो ये एग्जाम्पल भी लिख सकते हो जो मैंने अभी आपको समझाया है ना। और क्या पता टीचर अगर पान खाते वाते होंगे तो और खुश हो जाएंगे कि बताओ यार पान खाते खाते बच्चे ने एग्जाम्पल दे दिया भाई, ये तो बड़ा इंटेलिजेंट है। ठीक है जी, गुडविल का सब डेफिनेशन नहीं सुना लीजिए, ये तो देखो एज अ टीचर हम टीचर हैं तो हम काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताएंगे। एग्जाम में 2 नंबर का आएगा, हाँ तो 2 नंबर के हिसाब से आप कोई भी एक लिख सकते हो, थोड़ा सा एग्जाम्पल लिख दोगे ना तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाएंगे ना। और हमारा लक्ष्य है बिहार बोर्ड में भी 100 में से 100 लेकर आना है, अपना नाम बनाना है भाई, हैशटैग कॉमेंट्स चिल्लाना है भाई। ठीक है जी, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। चलो भैया जी, ठीक है, तो डेफिनेशन समझ में आ गई। देख लीजिए गुडविल इससे अधिक कुछ नहीं है कि पुराने ग्राहक पुराने स्थान पर आने की संभावनाएं बनी रहे। ठीक है, ओके। अच्छा, ये वाली चीज लिखने से ज्यादा बेटर ये वाली चीज है और इसमें अपने वर्ड्स और जोड़ देना। तो ध्यान रखना जब डेफिनेशन पढ़ाई जाती है तो उसको रेपुटेशन बोल देते हैं, उसको कुछ बोल देते हैं, बट सच में गुडविल का मतलब यह है कि कोई भी रीजन, कोई भी कारण हो जिसकी वजह से आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हो, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है। बिजनेस में ये सब नहीं देखते पॉजिटिव नेगेटिव। आपने देखा होगा जो ज्यादा चापलूस टाइप के लोग होते हैं, जो ज्यादा मक्कारियां करते हैं, जो ज्यादा झूठ बोलते हैं, इधर की बात उधर करते हैं, इधर से उस साइड करते हैं, वो लोग सबसे ज्यादा फॉरवर्ड होते जाते हैं, वो सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं कई बार। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि भैया जीवन ये सब नहीं देखता, जिसको जो पैसे मिलने हैं मिलने हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है ना। तो वो भी एक तरीके से गुडविल कहला सकते हैं। तो गुडविल में पॉजिटिव नेगेटिव का कोई चक्कर नहीं। चलिए जी, अब आती बारी नेचर ऑफ गुडविल। भैया जी गुडविल है क्या?
तो अगर आपको 11वीं क्लास याद हो, है ना, तो हमारे पास दो प्रकार के एसेट्स होते थे, है ना। एसेट्स में हमारे पास जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। फिक्स्ड एसेट्स जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं भैया? दो प्रकार के होते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहला है टेंजिबल एसेट, और दूसरा होता है इंटेंजिबल एसेट। लो भैया लो, मजे आ गए भैया, ठीक है जी। एक तीसरा एसेट भी होता है फिक्शिशियस एसेट, अभी इस पे बात करेंगे, है ना, ठीक है जी। ऐसा मत सोचना कि भैया इसका हिंदी में और ये वो तो बता ही नहीं, बताऊंगा मैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले टेंजिबल इंटेंजिबल समझ लेते हैं। टेंजिबल मतलब जिसको देख और छू सकते हो, है ना, टेंजिबल मतलब जिसको देख और छू सकते हो, ठीक है जी। गुडविल इज अ फिक्स्ड एसेट्स बट नॉट अ टेंजिबल एसेट, ये तो अभी मैं बाद में समझाता हूँ, पहले मैं आपको टेंजिबल और वो समझा देता हूँ, है ना, ताकि ये सब चीजें समझ आ जाए। ये रहा टेंजिबल, जिसको मूर्त अस्थियां भी कहते हैं, है ना, ठीक है जी, टेंजिबल एसेट, और इसको अमूर्त एसेट्स भी कहते हैं, ठीक है जी। संपत्तियां कह सकते हैं, तो मूर्त संपत्तियां, अमूर्त संपत्तियां, ये आपने 11वीं में पढ़ा होगा। 11वीं में पढ़ा है टेंजिबल वी कैन सी एंड टच, क्या बात है तनिषा जी, वेरी गुड, टेंजिबल और इंटेंजिबल, बिल्कुल बिल्कुल, गुडविल इज इंटेंजिबल, क्या बात है, वेरी वेरी गुड, है ना, अगर आप लोग को याद है तो, ठीक है जी। तो टेंजिबल मतलब कि जिनको हम आंखों से देख सकते हैं, जैसे कि ये पैनल है, ये कैमरा है ना, ये सब क्या है भैया जी, ये सब टेंजिबल एसेट है। आपका घर है, आपके पास अगर गाड़ी है, बाइक है, आपका लैपटॉप है, आपका मोबाइल है, ये सब टेंजिबल एसेट है, क्योंकि आप इनको देख भी सकते हो, छू भी सकते हो, और ये आपको कोई ना कोई बेनिफिट देते हैं। ऐसे ही होते हैं इंटेंजिबल एसेट, जिनको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हो। यानी कि धोनी जी और ऋषभ पंत जी सामने खड़े होंगे तो आप देखोगे हाँ यार दोनों इंसान है, थोड़ा बहुत बस शक्ल वकल में अंतर है, थोड़ा कोई लंबा है, थोड़ा कोई छोटा है, थोड़ा कोई मोटा है, थोड़ा कोई पतला है, ऐसे ही है, बस बाकी तो कुछ अंतर है नहीं। लेकिन जब धोनी जी एंट्री करेंगे और ऋषभ पंत जी एंट्री करेंगे तो उनकी आवाज से समझ में आया कि भाई ये आदमी एंट्री कर रहा है तो कुछ ज्यादा आवाज आ रही है, ये आदमी बोल रहा है तो ज्यादा लोग ये, जब ये आदमी छक्का मार रहा है तो ज्यादा लोग ये, धोनी भाई का हेलीकॉप्टर शॉट, ये ज्यादा लोग ऐसा कर रहे हैं भाई, है भैया जी, बताओ ऐसा क्यों हो रहा है भैया जी, है ना। तो ये क्या है भैया जी, ये महसूस कर सकते हो आप, है ना। आपको आंखों से तो दोनों इंसान ही दिख रहे हैं, हाँ दोनों ने छक्का मारा, दोनों ने चौका मारा, दोनों ने अच्छा खेला, लेकिन वो जो महसूसियत है वो कहाँ आती है? इंटेंजिबल एसेट में आती है। तो इंटेंजिबल डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, इनका कोई फिजिकल एक्सटेंस नहीं होता। दे कैन नाइदर बी टच, यानी ना तो टच किए जा सकते हैं, नॉर सीन, ना इन्हें देखा जा सकता है। तो मूर्त अस्तित्व, यानी कि इसको आप एसेट्स को आप वैसे बोल सकते हो, संपत्ति भी बोल सकते हो, ठीक है जी। यहाँ पे मैं हिंदी में बता दे रहा हूँ, अगर आप लोगों को याद हो तो संपत्ति भी इसको बोल सकते हैं। या संपत्तियां, ठीक है, ओके। तो ये क्या होता है? भौतिक अस्तित्व होता है इनका, इसलिए इन अस्तित्वों को देखा जा सकता है, और जैसे मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर आदि। अमूर्त अस्तित्व को भौतिक अस्तित्व नहीं होता है, इसलिए उन्हें ना तो छुआ जा सकता है और ना ही देखा जा सकता है, ठीक है जी। तो इसमें बहुत सारे नाम आते हैं आपके पास, इसमें बहुत सारे नाम आ जाते हैं, जैसे ये आपके पास ख्याति है, गुडविल है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, ये सब चीजें इसके अंदर आ जाती है ना। तो गुडविल है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है ना, हालांकि अस्तित्व को बेचा जा सकता है, ठीक है, ओके। तो यहां से हम अपन आगे बढ़ते हैं। नाउ ऑल्दो दीज एसेट्स कैन बी सोल्ड, अच्छा सोल्ड दोनों ही हो सकते हैं, यानी मैं चाहूं तो अपना पैनल बेच सकता हूं, कंप्यूटर बेच सकता हूं, घर बेच सकता हूं। ऐसे ही मैं अपनी गुडविल भी बेच सकता हूं, मैं अपना पेटेंट राइट भी बेच सकता हूं, मैं अपना ट्रेडमार्क भी बेच सकता हूं, बेच दोनों ही सकते हैं, ठीक है जी। तो भैया जी नेचर ऑफ गुडविल में इंटेंजिबल एसेट, तो गुडविल क्या है? एक प्रकार का इंटेंजिबल एसेट है, ठीक है जी। अब इसको कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा किताबों ने थोड़ा कॉम्प्लिकेट लिख दिया, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया। तो गुडविल क्या है? एक इंटेंजिबल एसेट है, एक इंटेंजिबल एसेट है, देखिए। तो गुडविल इज अ फिक्स्ड एसेट, ये एक फिक्स्ड एसेट तो है, बट नॉट अ टेंजिबल एसेट। अब देखो कितना कंफ्यूज करते हैं ये लोग, कई बार किताबें क्या करती है? आपको कंफ्यूज करती है। जैसे सर रॉयल्स रॉय, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, ठीक है, कब कब भेज दिया सर, अच्छा। लैंड डेप्रिशिएट नहीं होता ना सूरज जी, लैंड देखो डेप्रिशिएशन का नियम ये है कि कोई भी एसेट्स अगर रेगुलरली गिरता रहे, अभी अपनी इंडिया में इतनी जनसंख्या है कि अपनी जमीनों की कीमत गिरने वाली नहीं है। मैं हमेशा बताता हूँ आपको, पता नहीं आपने मुझसे 11वीं पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, डेप्रिशिएशन में मैं हमेशा बताता हूँ, कभी ये रट्टा मत मार के बैठो
कि लैंड कभी डेप्रिशिएट नहीं हो सकती है डेप्रिशिएट। बहुत सारी कंट्रियों में लैंड की कीमत डेप्रिशिएट हुई है। जैसे एक स्पेन की एक कंट्री में एक जगह थी या कहीं थी, मुझे याद नहीं आ रहा, वहाँ पर ज़मीन की कीमत कुछ साल पहले बहुत थी, फिर धीरे धीरे लोगों ने वहाँ से पलायन कर दिया क्योंकि वहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं थी, तो धीरे धीरे लोग वहाँ से पलायन करते करते स्पेन के किसी और हिस्से में चले गए, तो वहाँ पे ज़मीन की कीमत 1 रुपये हो गई थी भाई। तब ज़मीन कहाँ अप्रिशिएट हुआ? डेप्रिशिएट ही तो हुआ। तो रूल ये नहीं है कि ज़मीन कभी डेप्रिशिएट नहीं हो सकता, अप्रिशिएट ही होता है, डेप्रिशिएट नहीं हो सकता है डेप्रिशिएट। इंडिया में अभी पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि अभी हमारी जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि लोग ज़मीन को बेचने के लिए तैयार नहीं है, या लोगों को पता है कि ज़मीन का कीमत तो बढ़ता ही है। लेकिन मान लीजिए किसी ज़मीन पे बहुत सारे लोग रहते होंगे, ठीक है, ओके भैया जी, रहते होंगे, अब वहीं से वहाँ पे क्योंकि अपॉर्चुनिटी नहीं आई, तो अगर वो चीज़ लोग अब छोड़ के कहीं और जाने लग जाएं, ठीक है जी, तो जो ज़मीन की कीमत है वो अपने आप घटने लग जाएगी क्योंकि वहाँ कोई रहेगा नहीं। तो लोग कहेंगे भाई मेरी ज़मीन किसी भी दाम पे खरीद लो, 1 लाख की ज़मीन थी, चलो 90,000 में खरीद लो। तो लैंड डेप्रिशिएट नहीं हो सकता, ये गलत लाइन है। लैंड डेप्रिशिएट हो सकता है, फिलहाल इंडिया में लैंड डेप्रिशिएट नहीं होता है और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में नहीं होता। सर आपके फेवरेट स्टूडेंट्स कौन है? सब है भाई, जिन जिन ने मुझे समय दिया सब मेरे फेवरेट्स हैं, ठीक है। हाँ, मुझे ज़्यादा अच्छा कब लगता है, जैसे अगर मैं किसी टॉपर के यहाँ जाता हूँ तब की बात बता देता हूँ, जब वो मुझे मेरी क्लास की कोई इंसिडेंट बताते हैं, है ना, तब ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे अभी गोरखपुर गया था मैं, है ना, महाराजगंज में जहाँ हम गए थे, तो वहाँ पर बच्चे ने बताया सर मुझे आपका चिल्ड गर्म पानी पीना याद है। तो अच्छा लगता है कि क्लास की कोई बात बच्चों को याद है, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। वरना प्यार तो यार सभी से करते हैं, उसमें क्या। अब आ जाओ, इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ, है ना। तो ये ना यार, ये लाइन थोड़ी कंफ्यूजिंग है, ठीक है जी, तो इसको अपन ना हटा देते हैं क्योंकि ये क्या करेगी ना, आपको तकलीफ देगी। ये पेज हटा दो, ये किसी काम का पेज नहीं है, ठीक है। तो नेचर ऑफ गुडविल क्या है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। क्या बताया मैंने आपको कि गुडविल जो है बाय नेचर इंटेंजिबल है, ठीक है जी। ठीक है जी, ओके भैया। तो टेंजिबल क्या होता है, इंटेंजिबल भी क्या होता है, हमने ये सब समझ लिया। अच्छा, ध्यान रखिएगा टेंजिबल एसेट्स के ऊपर, हालांकि ये आप लोगों को सब 11th में सिखाया गया होगा, फिर भी मैं बता देता हूं। टेंजिबल एसेट्स की अगर वैल्यू रिड्यूस हो तो उसे क्या बोलते हैं? डेप्रिशिएशन। ठीक है जी, डेप्रिशिएशन। लेकिन अगर इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो तो उसे बोलते हैं एमोर्टाइजेशन। होते दोनों सेम है ना, कैलकुलेशन भी सेम है, सब कुछ सेम है। हालांकि आपको यहां नहीं आएगा, ये सब 11th क्लास में मैंने ऐसे ही आपको याद दिलाने के लिए बोल दिया, ठीक है जी, ओके जी। पर क्या ध्यान रखना है, ट्रीटमेंट दोनों का सेम है, बस नाम अलग है। नाम क्यों अलग है भैया जी? क्योंकि ये टेंजिबल एसेट अलग है, इसीलिए इन पे लगने वाले रिडक्शन की भी नाम अलग कर दिएगा, ठीक है। अब आता है एक फिक्टिशियस एसेट। ये वैसे तो आपके कोर्स में अब होना नहीं चाहिए, ठीक है जी, क्योंकि ये नियम आ चुका है कि फिक्टिशियस एसेट जैसा जो भी एसेट है इसको आप खर्चा मानोगे। एक्चुअली में ये जो फिक्टिशियस एसेट होता है ना, एक्चुअली ये एक एक्सपेंस होते हैं। एक्चुअली में ये क्या होते हैं? एक्सपेंस होते हैं। आप लोगों को डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर याद है? और एक्सपेंस किस टाइप के एक्सपेंस होते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंस होते हैं। किस टाइप के एक्सपेंस होते हैं भैया? रेवेन्यू एक्सपेंस होते हैं। आप लोगों को डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर याद है भाई किसी को? हाँ जी, किसी को याद है? ठीक है। एक्चुअली क्या होता है ना, फिक्टिशियस एसेट मतलब कि ये काल्पनिक संपत्तियां हैं। काल्पनिक मतलब जैसे कि आप नहीं सोचते उसने मुझे देखा मुस्कुराया, भाई इसका दिल अब मुझ पर आया, ये बट ये सच तो नहीं है। क्या पता उसने बाजू वाले को देख के मुस्कुराया, क्या पता आपके पीछे कोई घटना हुई हो इसलिए मुस्कुराया, क्या पता आपको देख के उसको हंसी आ गया, यार क्या पागल है ये लेकिन आपने उसने मुझे देख मुझ पर आया, ये बट ये सच तो नहीं है। क्या पता उसने बाजू वाले को देख के मुस्कुराया, क्या पता आपके पीछे कोई घटना हुई हो इसलिए मुस्कुराया, क्या पता आपको देख के उसको हंसी आ गया, यार क्या पागल है ये लेकिन आपने उसने मुझे देखा है भैया, उसने अपना दिल मुझको दिया है भैया, अब वो सबकी भाभी है भैया तो क्या हो गया भैया जी? काल्पनिक घटनाएं हैं, खुद के मन में बनाई हुई घटनाएं, खुद के मन में ही किसी को भी कुछ भी समझ लिया, है ना, ठीक है जी।
तो कहते हैं ना, उसने मुझे देखा और मुस्कुराई है भैया, अब से सुन लो तुम सब, वो तुम्हारी भाभी है रे भैया, है ना। तो ऐसा चलता है। ठीक है जी, तो अब ऐसा करते हैं लोग। अब ये क्या है, काल्पनिक है ना, ये सब कुछ, तो सब कुछ काल्पनिक है भाई, एक्चुअल नहीं है। ऐसे ही कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो एक्चुअली में एक्सपेंस है, और एक्सपेंस को आपको कहाँ लिखना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है जी, डेबिट साइड पर। आप में से कोई ऐसी काल्पनिक कहानियां तो नहीं बनाता आप लोग तो पर्सनल चलिए, ठीक है जी, होप सो कि आप लोग ना बनाते हो, है ना। ये भी एक अलग गेम है, इसमें भी लोगों को बहुत मजा आता है। हाँ बिल्कुल, सानिया जी ने बोल दिया, दो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विच कैन एक्सपेंड फॉर मोर देन 1 ईयर। बिल्कुल ठीक है, भी एक तरीका है कहने का। तो एक्चुअल एक्सपेंस है ये, है ना। एक्सपेंस कहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड पर आता है। लेकिन कई बार क्या होता है ना, कि ये इतना बड़ा खर्चा होता है कि पुराने ज़माने में ऐसा कहा जाता था कि इस टाइप के खर्चे को आप सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ना दिखा के थोड़ा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थोड़ा बैलेंस शीट में दिखाओगे। तो देखो बहुत ज़्यादा तो अपन इसमें नहीं समझा पाएंगे, 11th का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैं आपको समझा रहा हूँ, प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लो मैंने 1 लाख का एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कर दिया, ठीक है, मैंने क्या कर दिया भैया, 1 लाख का एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कर दिया। अब ये 1 लाख जो है, ये डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड आ जाना चाहिए था, है ना, और मुझे जो भी घाटा फायदा होता है वो मैं कैलकुलेट करता। लेकिन अब 1 लाख रुपए का एडवर्टाइजमेंट बहुत बड़ा है, हमारी कंपनी बहुत छोटी सी, हमारी कंपनी 5 लाख की कंपनी है। अब 5 लाख की कंपनी में 1 लाख का एडवर्टाइजमेंट बहुत बड़ा है भैया ये। अगर अब मैं इसको सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पर दिखा दूंगा, तो हो सकता है मेरा घाटा बहुत ज्यादा दिखाई दे, ठीक है जी, क्योंकि मेरी तो इतनी सेल भी नहीं है। तो ऐसे में पुराने जमाने में रिसर्चर्स कहते थे, अच्छा ठीक है, तो ये जो खर्चा है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है ना, आप पे कर चुके हो, तो अगर एडवर्टाइजमेंट 1000 रुपए का होता तो ये छोटमोट खर्चा ये डायरेक्ट यहां चला जाता। लेकिन ये बहुत बड़ा खर्चा है, तो इसको आप एक साथ ना दिखाकर इसको 5 सालों में दिखाओगे, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 5 कर दिया, तो डिवाइडेड बाय 5 कर दिया, तो इसको इससे काटा, तो हर साल आपको 20,000 खर्चा मानना है, और बचा पैसा जो है वो आपको बैलेंस शीट में रखना है। तो यहां देखो ईयर 1, फिर ईयर 2, फिर ईयर 3, फिर ईयर 4, फिर ईयर 5, ठीक है। ठीक है, तो ईयर 1 में क्या होगा, अब आपने देखा कि यार 20,000 का खर्चा तो मैं दिखा सकता हूं, तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और बैलेंस शीट में, तो यहां पे दिखाऊंगा 20,000 का खर्चा, यहां पे दिखाऊंगा 80,000 का खर्चा, तो हो गया ना 1 लाख रुपए। तो ये जो बैलेंस शीट में 80,000 दिख रहे हैं, क्या ये मेरे एसेट है? नहीं, ये मेरी कोई संपत्ति नहीं है, ये मेरा खर्चा ही है। मगर क्योंकि खर्चे का अमाउंट बहुत ज्यादा था, तो मैं उसे कुछ टुकड़ों में बांट रहा हूं। तो ऐसे एसेट जो एक्चुअली में एसेट नहीं है, इनको फिक्टिशियस एसेट बोलते हैं, ठीक है जी, या फिर काल्पनिक संपत्तियां, है ना, काल्पनिक। तो 20 80, अब मेरे पास 80,000 बच गया, अब अगली साल फिर 20 यहां जाएगा, तो 20,000 प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया, अगली साल भी फिर कितना बच गया, ये 60 बच गया, फिर यहां से 20 चला जाएगा, ये कितना बच गया भैया, 60 बच गया, फिर यहां से 20 चला जाएगा, तो ये कितना बच गया भैया, 60 पर बचेगा, 80 60 40 बचेगा ना, फिर ये 20 बचेगा, फिर ये 20 यहां से 20 चला गया, तो 5वें साल में ये खत्म। अब अगर आप गिनोगे तो देखो 20 40 60 80 100, तो पूरा 1 लाख का खर्चा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला गया। तो पहले भी ये चाहो तो पहले साल भी 1 लाख लिख सकते हो, लेकिन अगर लिखते तो आपका लॉस ज्यादा दिखाई देता, फिर लोग आप पे भरोसा करते नहीं करते, क्या होता पता नहीं। तो इसी के लिए ये पहले ऑप्शन अवेलेबल था, पहले ये ऑप्शन अवेलेबल था कि आप डिफरेंट ईयर्स के हिसाब से जैसे जैसे बेनिफिट लोगे आप इसको दिखाओगे। अब जो रियल में जो नियम है मैं बताता हूं, अब रियल में ये नियम नहीं है, अब इसीलिए कोई फिक्टिशियस एसेट नहीं होती। अगर किसी कंपनी ने पुराने जमाने में फिक्टिशियस एसेट बना रखा है तो उसको खत्म करना होता है, जो कि हम इस चैप्टर में सीखेंगे कि जो भी पुरानी चीजें हैं उसको आप खत्म करोगे, जो भी आपका घाटे की चीज है उसको आप खत्म करोगे, आप उसको ऐसे डेफर्ड लेकर नहीं चलोगे। लेकिन कुछ समय पहले ये रूल था, इसीलिए ये आपको पढ़ाया भी जाता है 11वीं में भी और 12वीं में भी। समझ गया फिक्टिशियस एसेट, ठीक है।
तो फिक्स्ड एसेट कुछ नहीं है, ये जो आप बैलेंस शीट में ये एसेट दिखा रहे हो, एक्चुअली में ये एसेट नहीं है, ये खर्चा है। आगे जाके आप खर्चे में दिखाओगे, ये 60,000, ये 40,000, ये 20,000, ये एक्चुअली में क्या है, फिक्सिशियस एसेट है। थोड़े समय के लिए आपने इनको एसेट बना के रखा हुआ है, बट ये एसेट है नहीं। ये क्या होते हैं, एक प्रकार के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। क्या होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये सब 11th का कॉन्सेप्ट है, बट हो सकता है आपने शायद ना पढ़ा हो या भूल गए हो, तो मैंने एक रिपीट कर दिया। चलिए तो अब फटाफट कर लेते हैं इसको। तो टेंजिबल, इंटेंजिबल एंड फिक्सिशियस। तो टेंजिबल इंटेंजिबल तो अपन पहले ही पढ़ चुके थे, ठीक है जी। अब पढ़ते हैं इंटेंजिबल के बाद फिक्सिशियस एसेट। ये क्या होते हैं, ऑल दोज इंटेंजिबल एसेट्स विच हैव फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स बट डू नॉट हैव एनी सेलेबल वैल्यू आर कॉल्ड फिक्सिशियस एसेट्स। अच्छा, ऐसा भी कह सकते हो आप कि ऐसे खर्चे जिनको आप फ्यूचर में बेचने वाले नहीं हो। जैसे आपने एडवर्टाइजमेंट कर लिया, ठीक है, 1 लाख रुपए खर्च कर दिए, अब एडवर्टाइजमेंट को थोड़ी बेच पाओगे, बेच नहीं सकते ना। तो भैया ऐसे भी आप कह सकते हो कि ऐसे एसेट जो आपको एसेट साइड में दिखा दे रहे हैं, लेकिन उसकी कोई सेलेबल वैल्यू नहीं है। परंतु मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर जो है फिक्सिशियस एसेट का वो यही है कि ये एक्चुअल में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बट फॉर अ टाइम बीइंग इनको कैपिटल एक्सपेंडिचर समझा जा रहा है, बट इनकी फ्यूचर में कोई सेलेबल वैल्यू नहीं है, ठीक है जी। चलिए, तो इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हो आप। मूर्त अमूर्त पढ़ लिया, काल्पनिक, ठीक है जी, संपत्तियां। काल्पनिक संपत्ति फिक्सिशियस एसेट्स वे सभी अमूर्त संपत्ति जिनके भविष्य में आर्थिक लाभ तो होते हैं, लेकिन उनका कोई विक्रय मूल्य नहीं होता, काल्पनिक अस्तित्वं कहलाती हैं, जिन्हें प्रारंभिक व्यय यानी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और अस्तित्व राजस्व व्यय यानी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना, अस्थगित राजस्व। तो ये सब अपन इसको कह सकते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया कि अब ये अलाउ नहीं है। कैसे पता, मेरे मन को भाया और मैंने ये लाइन बना दी क्या? नहीं, एक्चुअली में एएस एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 दे आर नॉट कंसीडर्ड एज एसेट। इनको एसेट नहीं माना जाता है। नाउ रिटन ऑफ इन द सेम ईयर इन विच दे टेक प्लेस। भैया रिटन ऑफ का मतलब क्या होता है, यानी कि भैया जी जिस साल भी आपको ये हुआ उसी साल पूरा का पूरा 1 लाख आप ईयर 1 में ही पीएनएल अकाउंट में दिखाओगे, तो इसको राइट ऑफ करना कहते हैं, यानी खत्म करना। तो जब भी आप किसी खर्चे को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा देते हो तो वो खर्चा खत्म हो जाता है, डेथ कर जाता है, ठीक है जी। तो ये पॉइंट है, तो आप इसको ध्यान रख सकते हो। वैसे आपको आने के चांसेस कम है, लेकिन क्योंकि ये टॉपिक है थोड़ा सा, तो मैंने आपको बता दिया। तो ये देख लीजिए। अब ये AS 26 क्या होता है भैया जी, है ना, तो इनको बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये क्या होता है भैया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? तो जो भी आपने 11th में सीखा है ना, प्रिंसिपल्स, सिद्धांत, ये सब सीखे, मेथड्स, है ना, ये सब जो सीखा है ये सब किसी ना किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेस पर है। ये तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है क्या, जहां पर ये बताया हुआ है कि किस आइटम का ट्रीटमेंट कैसे करना है। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है, वहां पर बताया हुआ है कि भैया जी आपको डिस्क्लोजेस सारे करने हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है जो इन्वेंट्री के ऊपर है, स्टॉक रहितिया जिसे कहते हैं, उसके ऊपर है। तो स्टॉक के ऊपर या इन्वेंट्री के ऊपर जो भी नियम कानून बताए गए हैं वो सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में लिखे हुए हैं। ऐसे ही एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 26, ये आपको याद भी रखना है, खासकर सीयूटी के लिए। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 26 जो है ये लगता है इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर। किसके ऊपर लगता है? इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर। और AS 26 इंटेंजिबल एसेट पे लगता है, और गुडविल क्या है? एक इंटेंजिबल एसेट है, तो इसलिए गुडविल के ऊपर भी AS 26 अप्लाई होता है, ठीक है जी। ठीक है जी, के अनुसार अब इन्हें संपत्ति नहीं माना जाता, ठीक है जी भैया। तो टेंजिबल, इंटेंजिबल, फिक्सिशियस हो गया। अब आती है बारी भैया जी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो भैया जी एक बात बताओ, ये जो गुडविल है इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो सबसे पहला पॉइंट, ये एक इंटेंजिबल एसेट है, ठीक है जी। सबसे पहले आप क्या लिखोगे? ये एक इंटेंजिबल एसेट है। अच्छा जी, अब इसके बारे में थोड़ी सी बात की जाए कि भैया गुडविल एक्चुअल में है क्या। तो देखो, ये जो हाथ में रखा हुआ है ना, सुनो इधर भैया जी, देखो। अब भैया अगर मैं आपसे कहूं कि भैया जी ये चीज सामने है, 10 रुपए की है, ले लो, तो मतलब ये सामान है, आप इसे खरीद सकते हो अगर आपका मन कर रहा है तो क्या गुडविल भी कहीं रखी होती है? आओ आओ आओ, 1 किलो गुडविल पाओ पाओ पाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई, गुडविल कर दिया सस्ता, 2 रुपए गुडविल 10 रुपए के। ऐसा कहीं सुना है क्या आपने? है ना, सब्जी मंडी में जाओ तो नहीं कहते अरे 10 का सामान 9 में 50 के 3 किलो, 50 के 3 किलो, 50 के 3 किलो।
है ना। सब्जी मंडी में अपन जाते तो ऐसे, अरे हो गया सस्ता, हो गया, ताजी तरीन सब्जियां सस्ती हो गई भाई, सस्ती हो गई भाई, जल्दी से लूट लो लूट लो, लूट मची है लूट मची है, ऐसे बोलते हैं अपन। पर क्या सच में गुडविल भी कहीं रखी होती है? नहीं, गुडविल कहीं रखी नहीं होती। गुडविल दिखती ही नहीं है तो रखोगे कहां से, है ना। जैसे इस रूम में हवा है पर मुझे दिख थोड़ी रही है, मैं सांस ले रहा हूँ, सांस चल रही है, मतलब हाँ भाई सब कुछ सही है। तो ऐसे ही गुडविल कहीं पर कोई चीज रखी हुई चीज नहीं है कि मैंने कहा अच्छा गुडविल खरीदने आओ, ये लो ले जाओ। तो भैया ये गुडविल को खरीदते बेचते कहाँ है भाई? अरे ये कहाँ बेचते हैं इसको, कहाँ खरीदते हैं इसको? तो देखो एक्चुअली में क्या होता है, जब आप एक बिजनेस कर रहे होते हो, जब आप एक बिजनेस कर रहे होते हो तो आपके पास कुछ होते हैं एसेट्स, जिनको हम कहते हैं संपत्तियां। तो जैसे मान लीजिए भैया इस एसेट्स की कीमत है 1 लाख रुपए, ठीक है। एक कंपनी है जिसके पास खूब सारे एसेट्स हैं, उसकी कीमत है 1 लाख रुपए। ऐसे ही इनके पास कुछ लायबिलिटीज हैं। लायबिलिटीज को हिंदी में कहते हैं दायित्व, एसेट्स को हिंदी में संपत्तियां, लायबिलिटीज को दायित्व, ठीक है जी। अब लायबिलिटीज है उसकी 70,000, ठीक है जी, ओके भैया जी। तो यानी कि अब जो कैपिटल है उसकी, आप सबने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ रखा होगा ना, तो लॉजिकली देखा जाए तो कैपिटल है उसकी 30,000। आ रही है बात समझ में? कैपिटल है उसकी 30,000, ठीक है। तो यहां पर हम कैपिटल को ध्यान नहीं देता, इसको हटा दें, ओके। तो ये है भैया 1 लाख और ये 70,000। तो अगर मैं किसी का बिजनेस खरीद रहा हूं, मैंने क्या किया भैया जी, बिजनेस को परचेज किया। मैंने क्या किया भैया जी, बिजनेस को परचेज किया, ठीक है। तो जब मैं बिजनेस को परचेज करता हूं तो उसके एसेट्स भी मेरे, उसकी लायबिलिटीज भी मेरी, ठीक है। तो भैया 1 लाख का एसेट है, 70,000 की लायबिलिटी है। तो मैंने उसके एसेट्स खरीदे 1 लाख के, पर उसमें से 70,000 रुपए तो मुझे देने पड़ेंगे, क्योंकि जिन जिन का उधार है उनको मैं ही तो चुकाऊंगा, क्योंकि बिजनेस तो अब मैंने खरीद लिया। तो एक्चुअली देखा जाए तो इसकी जो बिजनेस की वैल्यू हुई वो 30,000 रुपए हुई। ये क्या है भैया जी, बिजनेस की वैल्यू, ठीक है, वैल्यू ऑफ बिजनेस, ठीक है जी, वैल्यू ऑफ बिजनेस, ठीक है जी। या इसको नेट एसेट या नेट वर्थ भी कहते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग की भाषा में इसको नेट एसेट्स या नेट वर्थ भी कहते हैं, ठीक है। तो यानी कायदे से देखा जाए तो भाई मैंने किसी का बिजनेस खरीदा, सर बिजनेस कैसे खरीद सकते हैं? पैसे दे खरीद सकते हैं भाई। आपने नहीं देखा क्या, लोग तो इतने सारे बिजनेस खरीदते हैं। कोई बात नहीं, धीरे धीरे जब आप बड़े होंगे तो पता चल जाएगा आपको, है ना, खरीद सकते हो आप, है ना। तो सब बिजनेस बेचा जाता है भाई। अभी फ्लिपकार्ट ने अपने आप को बेचा था बहुत साल पहले, मतलब अब तो शायद 3-4 साल हो गए होंगे, हाँ। तो बिजनेस बिकता है भाई और कोई खरीद लेता है। तो जब बिजनेस खरीदा जाता है तो उसके एसेट्स भी लिए जाते हैं, उसके लायबिलिटीज भी लिए जाते हैं, उसमें से कुछ कुछ पोर्शन लिया जाता है। तो यहाँ हम कॉन्सेप्ट गुडविल का समझा रहे हैं, अभी बिजनेस खरीदने का कॉन्सेप्ट नहीं समझा रहे हैं ना, वो बड़ा लेवल है, उसमें लिक्विडेशन होगा, बहुत सारी चीजें आएंगी, तो वो आप आगे क्लास में सीखोगे। अभी आप इतना समझ लो कि अगर मैं किसी चीज को किसी बिजनेस को खरीदता हूँ तो उसके एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों खरीदूंगा। तो भैया मैंने एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस किया तो 30,000 की उसकी वैल्यू हुई। तो यानी कि भैया जी मैं अगर उसके मालिक को 30,000 रुपए दे दूं तो बात बन गई। अब मैं गया भाई उसके पास कहने, हाँ भाई मालिक सुनो सुनो सुनो, केस 1, केस 1। मैं उसके मालिक के पास गया, मैंने कहा सुनो मैं तुम्हें 20,000 रुपए दे दूंगा, ठीक है। इसको कहते हैं परचेज कंसिडरेशन। क्या बोलते हैं? परचेज कंसिडरेशन। यानी कि बिजनेस खरीदने के लिए आप क्या पे कर रहे हो, इसको क्या बोलेंगे? परचेज कंसिडरेशन। आई बात समझ में? ठीक है जी। तो केस 1 ये है, केस 1, ठीक है। यहां से क्या आई बात समझ में? मैंने कहा भाई सुन, तेरे को मैं ना 20,000 रुपए दूंगा। वो कह रहा अरे निक्कू भैया कोई पेज गिरा के आए हो क्या? देखो जरा, मेरे एसेट्स की कीमत 1 लाख रुपए है, लायबिलिटी आप 70,000 की ले रहे हो, तो 30,000 रुपए की तो वैल्यू यहीं पर है। 20,000 में मैं तो नहीं बेचता, जाओ जाओ जो करना है करो, जाओ, मैं नहीं बेचता। तो ये डील हो गई भैया हमारी कैंसिल। रेड कलर कर दूं, कैंसिल। फिर मैंने रखा भाई केस 2, केस 2 कि भैया सुनना, चल ठीक है तेरे एसेट्स की कीमत 30,000 रुपए है और तू 30,000 रुपए ले ले। उसने कहा अरे निक्कू भैया तुम मुझे पागल बना रहे हो क्या? है पागल समझाए क्या मुझे? अरे भैया ये जो बिजनेस मैं आपको दे रहा हूं इसको आंकड़ों पे तोलोगे? यह बिजनेस जान थी मेरी,
इस बिजनेस को बनाने के लिए खून पसीना लगाया है मैंने, रातों की नींद खोई है मैंने, तब जाके इस बिजनेस को इतना बड़ा बनाया है मैंने। हाँ नहीं तो राय भी बना दी अब आपके लिए, और आप इसको 30,000 रुपए दोगे? मेरे खून पसीने की कीमत कौन देगा, वो भी तो बताओ। मैंने कहा अच्छा 30,000 रुपये भी नहीं माने होगी क्या? उसने कहा ना सॉरी निक्कू भैया, देखो प्यार आपसे बहुत है लेकिन भैया पैसा भी जरूरी है, बिना उसके घर बार थोड़ी चलेगा। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है ओके। तो मैंने कहा अच्छा चल भाई तू ही बता दे, तू ही बता दे भाई तुझे क्या चाहिए यार, बता ना, बिजनेस तो मैं खरीद रहा हूँ, तुझे कितना पैसा चाहिए बता। उसने अरे निक्को भैया सुनो ना केस 3। अब सामने वाला कह रहा है 50,000 दे दो। क्या कह रहा है? 50,000 दे दो। मैंने कहा ओए अब तेरा पेज गिर गया है क्या भाई, 50,000 रुपये मांग रहा है? तेरी एसेट की कीमत 30,000 रुपये है और 50,000 मांग रहा है? ना मैं तो नहीं दे रहा, जा तू खुद ही चला अपनी दुकान जा। अब उसने सोचा कि अरे यार निक्कू भैया तो बेच नहीं रहे, मतलब खरीद नहीं रहे, उसको अपनी दुकान बेचनी तो है लेकिन थोड़ा पैसा भी तो एक्स्ट्रा चाहिए ना यार। उसने कहा अच्छा लगता है ज़्यादा मांग लिया, क्योंकि इस बार मैंने मना कर दिया उसको, इस बार मैंने मना कर दिया। मैंने कहा हाँ हर बार तुम ही ना कहोगी क्या, कभी हम भी तो ना कहेंगे, इस काबिल बनेंगे है कि? तो भैया जी पॉइंट यही है। तो केस 3 भी खत्म हो गया, तो अब आया केस 4। केस 4 में भैया मांडवली हो गई, थोड़ी सी क्या हो गई, मांडवली। उसने कहा अच्छा भैया निक्कू भैया चलो ना आपकी ना मेरी 40,000 पे डन करते हैं। तो हमने कहा चलो ठीक है 40,000 पे डन कर दिया। तो 40,000 पे क्या हो गया, डन हो गया। आ रही बात समझ में? 40,000 पे क्या हो गया, डन हो गया भैया। तो अगर आप देखोगे तो भैया जिसके बिजनेस की कीमत 30,000 रुपए है, आप उसे 40,000 रुपए दे रहे हो, यानी कि भैया जी 40 के माइनस 30 के इक्वल्स टू 10 के। तो भैया आप ये 10,000 रुपए किस खुशी में दे रहे हो, ज्यादा है किस खुशी में दे रहे हो? तो भैया मेरे को उसके खून पसीने और इन सब की बात लगी। अब खून पसीने की कोई एंट्री तो होती नहीं है कि भैया रातों को जागता था इसीलिए 10,000 रुपये मार दिए, ऐसी कोई एंट्री तो होती नहीं है। तो इसको क्या कहा जाए भाई, ये एक्स्ट्रा जो पेमेंट हो रही है इसको क्या कहा जाए भाई, है ना? जो मैं एक्स्ट्रा पे कर रहा हूं या वो एक्स्ट्रा रिसीव कर रहा है, इसको क्या कहा जाए भाई, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव हो रहा है। क्या कहें भैया जी, क्या कहें जरा बता दो। कह रहे सर 40 ज्यादा हो गया, 35 पे फाइनल करो। ठीक है आप अपने एग्जाम्पल में 35 पे फाइनल कर लो, है ना, तो ये गुडविल हो जाएगा भैया जी। ठीक है जी, गुडविल हो जाएगा। अच्छा भैया एक बात बताओ, मान लो किसी कंपनी को बहुत लॉस हो रहा है, ठीक है, लॉस पे लॉस हो रहा है, उसने फर्जी अकाउंटिंग कर रखी है, समझना बात को, है ना। गुडविल तो मैंने समझा दिया कि गुडविल कैसे कैलकुलेट होगा, लेकिन अब पॉइंट को समझना थोड़े से अंदर डीपली। भैया अगर मान लो कोई कंपनी है, मैंने उसके बुक्स देखी, मैंने कहा अरे 1 लाख का एसेट, अच्छा लाइबिलिटी 70,000 की है, वाह वाह। पर मैं कौन, इंटेलो कॉन्वियन। मैंने उसके एसेट खोले, मैंने कहा अरे भैया बुक में दिखा रखा है 5 लाख का एसेट, कितने की, 1 लाख की बोली सर, 50,000 के एसेट। मैं उसके चेक करने गया, हाँ भाई कहाँ है तुम्हारे 50,000 के एसेट, जरा दिखाना। एसेट दिख ही नहीं रहे, उसने विंडो ड्रेसिंग कर रखी है भैया, झूठ मूठ की किताबें बना रखी हैं, तो भैया जी उसकी वैल्यू ज्यादा दिख रही है। तो अब मैंने कहा ओए सुन, ये जो किताब की कैलकुलेशन है ना, ये जो शाण पत्ती तू दिखा रहा है, ये किसी और को दिखाइयो। निक्कू कॉन्वियंस नाम है मेरा, इंटेलिजेंट हूँ मैं, इंटेलिजेंट। मुझे पता है तेरी ये जो किताबी भाषा में जो तेरी वैल्यू दिख रही है 30,000, एक्चुअल में निकालने जाएंगे तो 10,000 भी नहीं है। बोल 20,000 दूंगा, लेना है तो ले, नहीं तो जा। अब उसको लगा कि अरे यार निक्कू भैया तो मेरे धागे खोल रहे हैं, इनको तो सच पता चल गया कि मेरी कंपनी तो फ्रॉड अकाउंटिंग करके बैठी हुई है, तो वो मान गया। तो अगर 30,000 की चीज को 20,000 में मान गया तो क्या कोई गुडविल होगी? नो, यहां पर आपको कोई गुडविल नहीं मिलेगी। अगर वो यहां एग्री भी कर जाता, तो भाई 30,000 की चीज को 20,000 में बेचा तो घाटा हो गया ना, तो नो गुडविल। अच्छा भैया तो इसको कहेंगे क्या, तो अपन कैपिटल कंपनी अकाउंट में जाएंगे तो वहां सिखाऊंगा, इसको कैपिटल रिजर्व कहते हैं, ठीक है, लेकिन वहां सीखेंगे, अभी कैपिटल रिजर्व के चक्कर में मत पड़ना, नो गुडविल। ठीक है जी, तो ये भी याद रखना, कैपिटल रिजर्व कहते हैं, बट वो जब अपन कंपनी अकाउंट पढ़ेंगे तो वहां सीखेंगे। चलिए जी, तो यहां पर समझ में आया बात, ओके भैया। अच्छा केस 2 में भैया 30 पे 30 था, तो यहां पर भी नो गुडविल। अगर केस 2 भी डन हो जाता, अगर केस 2 मान लो वो मान लेता, अभी तो मैंने एग्जांपल समझाया तो नहीं माना वो, अगर भैया वो मान लेता तो भी नो गुडविल। क्यों?
क्योंकि 30 की चीज 30 में, तो कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट ही नहीं हो रहा। जब एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं हो तो काहे की गुडविल। अच्छा जी, ठीक है, हाँ जी भैया। केस 3 में अगर वो मान जाता तो 50,000 की गुडविल होती। तो केस अगर 3 में मानता तो 50, सॉरी कितना 30 था ना पर, तो 20,000 की गुडविल हो जाती। आई बात समझ में। बट यहां पर भी डील तो हुई नहीं। अब डील नहीं हुई तो डील यहां पर हुई, तो किताबों में जो जाएगी वो एंट्री ये वाली जाएगी, किताबों में जो जाएगी वो ये वाली एंट्री जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, अब यहां आपको देख के ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे यार मांडवली चल रही हो भाई। गुडविल एक्चुअल में कितनी है कोई पता कर सकता है क्या? क्या गुडविल का कोई ये कह सकता है कि मैंने भैया अपना सामान 40,000 का बेचा, अपना पूरा बिजनेस 40,000 एक्स्ट्रा पैसे लेकर बेचा, तो मेरी 10,000 की गुडविल है, ये फाइनल है। ये आप, हाँ डील हुई है उस हिसाब से तो आप कह सकते हो कि हाँ यार इसकी 10,000 की गुडविल है। लेकिन क्या अगर वो 50,000 पे मान जाता तो उसकी गुडविल 20,000 नहीं हो जाती? अगर वो 35,000 पे मान जाता तो उसकी गुडविल 5,000 नहीं हो जाती? हो जाती भैया। गुडविल का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो आपकी वैल्यू है उससे एक्स्ट्रा आप अर्न कर रहे हो तो दैट इज गुडविल। पर वो एक्स्ट्रा अर्न कैसे कर रहे हो, उसका क्या मापदंड है, इसको क्यों निकाला? क्योंकि उसने जोश में आगे कह दिया मेरे खून पसीने की कमाई है, मैंने यहां इतने सारे कस्टमर बनाए हैं। वो कस्टमर भी तो तुम ले रहे हो निकू भैया, तो मुझे 10,000 रुपये चाहिए एक्स्ट्रा। मैं उसकी बात मान गया। यानी कहीं ना कहीं गुडविल जो है ये एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं की जा सकती है ना। ये थोड़ा मांडवली के केस में भी है कि मैं कितने पे मान जाता हूं, सामने वाला कितनी प्राइस रखता है, इस पर भी तो गुडविल डिपेंड करता है। गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यूएशन इज नॉट पॉसिबल। मैं अपने हिसाब से कैलकुलेट कर रहा हूं, भावनाओं की कोई गुडविल थोड़ी है। लेकिन मैंने रखा अपना पॉइंट, वो मान गए तो ठीक है, नहीं तो मैं नहीं बेचता। हो सकता है ये नहीं मानता तो मैं नहीं बेचता, तो गुडविल नहीं होती है ना। तो ये पॉइंट है। तो बस इस एग्जांपल से अब आपको पूरी थ्योरी समझ में आ जाएगी। ये देखो, तो ये एक इंटेंजिबल एसेट है, ये तो हम पहले ही बात कर चुके थे। अच्छा, गुडविल वैल्यूएबल व्हेन बिजनेस इज सोल्ड, यानी कि गुडविल की कैलकुलेशन आप तभी कर पाओगे जब आप बिजनेस बेचोगे। अगर बिजनेस बेचोगे ही नहीं तो गुडविल पता ही नहीं चलेगी। क्यों भैया, क्यों नहीं पता चलेगी? अरे जब तक कोई आपको एक्स्ट्रा पैसा दे नहीं रहा तब तक कैसे पता गुडविल? मुझे लगता है मैं तो बहुत हैंडसम हूं। जैसे ही मैं बाजार के बाहर निकलता हूं, मतलब घर के बाहर निकलता हूं, लड़कियां खिड़की से देखने लगती है, आए हाय निक्को ही आ गए, निक्को ही आ गए। ये कोई सच थोड़ी है, तो काल्पनिक बात हो गई ना। तो अगर मैं खुद से सोचूं कि यार मेरी कंपनी की गुडविल तो बहुत अच्छी, यू डोंट नो, यू नो इवन ट्रम्प कॉल्ड मी वंस, you know Elon Musk called me once, अरे you know Ambani, अरे he always call me every day 2 times। तो इसका कोई मतलब है क्या? है ना, इसका तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि जब तक आप अपने बिजनेस को बेचोगे नहीं उसकी एग्जैक्ट वैल्यूएशन नहीं पता चल सकती है। तो फिर आप अगर कुछ लिख भी रहे हो तो वो अपने मुंह मियां मिट्ठू हो, खुद ही की काल्पनिक कहानियों के हिसाब की तरह चल रहे हो। ठीक है जी, तो ये पॉइंट है यहाँ पर, है ये पॉइंट है यहाँ पर। अच्छा जी, ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ा जाए भाई, आगे बढ़ा जाए। नाउ एग्जैक्ट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज नॉट पॉसिबल। ठीक है जी, तो वैल्यूएबल व्हेन बिजनेस इज सोल्ड। अच्छा ध्यान से सुनना, अगर एग्जाम्पल आता है आपको एग्जाम में तो आप इस एग्जाम्पल को एक छोटा सा एग्जाम्पल बना के लिख कर भी समझा दोगे तो भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। इमेजिनेशन, यस इमेजिनेशन। चलिए, तो एग्जैक्ट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज नॉट पॉसिबल। एग्जैक्ट वैल्यूएशन आप गुडविल की नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते भैया? आप खुद से सोच लो कैसे निकालोगे एग्जैक्ट वैल्यूएशन, है ना। क्योंकि ये तो मांडवली की भी बात है ना। मैंने कहा मेरे को 20,000 गुडविल पे चाहिए, वो कह रहा नहीं 15। अब मुझे लग रहा है यार बिजनेस नहीं बेचूंगा तो आगे बिजनेस नहीं कर पाऊंगा, पैसा मिलेगा तो नया बिजनेस करूंगा, क्या पता कल को मेरी वैल्यू गिर जाए। और अगर मुझे लगा नहीं मेरी वैल्यू तो आगे जाके बढ़ेगी तो मैं नहीं भी बेचूंगा, है ना। परंतु एग्जैक्ट वैल्यूएशन तो जब डील डन हो जाएगी तब मैं कैलकुलेशन के हिसाब से कह सकता हूं, बट वो एक्चुअल में सच थी ये मैं नहीं कह सकता, एग्जैक्टली थी नहीं कह सकता। सब्जेक्टिव वैल्यूएशन, यानी ये डिपेंड करता है दो लोगों के उसके ऊपर, दिमाग के ऊपर, कि वो लोग मानते कैसे हैं। मान लीजिए अगर यही इसी केस में ये कहता कि हाँ 10,000 तो नहीं है, मैं 35,000 दूंगा, जैसे आपने से कोई कमेंट कह रहा था भैया 35,000 में फाइनल कर दो। अगर मान लो 35,000 में मान जाता तो गुडविल कितनी थी? 5,000। 40 में मान गया तो कितनी थी? 10,000। अगर वो 50 में ही मान जाता तो कितनी थी? 20,000। तो गुडविल एक सब्जेक्टिव वैल्यूएशन है। सब्जेक्टिव मतलब ये आपके मेरे की बात पे, मेरी थिंकिंग के ऊपर, मेरी सोच के ऊपर, या मेरा बिजनेस करने के तरीके के ऊपर डिपेंड है। ठीक है जी, ये किसी कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो ये क्या है भैया जी? वैल्यूएबल व्हेन बिजनेस इज सोल्ड, एग्जैक्ट वैल्यूएशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड, सब्जेक्टिव है।
आपके मेरे थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करती है ना। फिर वैल्यूएबल एसेट, लेकिन गुडविल है वैल्यूएबल। जिसके पास गुडविल होती है उसको 7 करोड़ का ऐड भी मिल सकता है। जिसके पास गुडविल होती है वो एक पत्ता 50 रुपए का भी बेच सकता है। जिसके पास गुडविल होती है लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं, उसके लिए घंटों वेट कर लेते हैं। यानी गुडविल है तो वैल्यूएबल है, तो बड़ी काम की चीज, आपको बेनिफिट तो देती है। ठीक है जी, यही बात है। तो देखिए, सबसे पहले एक अमूर्त संपत्ति है, व्यवसाय बेचे जाने पर ही मूल्यवान होती है। गुडविल का सटीक मूल्यांकन संभव नहीं है। व्यक्तिगत व्यक्ति पर मूल्यांकन होता है, यानी व्यक्ति के हिसाब पे डिपेंड करता है ना, व्यक्ति पूरक, यानी जैसा मैं सोच रहा हूँ, जैसा वो सोच रहा है, उसके हिसाब से डील दर होगी। और मूल्यवान संपत्ति तो है, वैल्यूएबल तो ये बहुत है। चलिए जी, अब कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल को कौन कौन सी चीजें इफेक्ट करती हैं? तो देखो भैया जी, समझना बात को, गुडविल को हर चीज इफेक्ट करती है। कोई भी रीजन हो जिसकी वजह से आपकी गुडविल कम हो या ज्यादा हो, हर चीज इफेक्ट करती है। ठीक है जी। जैसे पहला, प्लेस ऑफ बिजनेस। आपने देखा होगा भाई, कई दुकानें होती है, जैसे हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ एक चौराहा है। अब चौराहे पे अगर कोई दुकान होगी तो वो ज्यादा चलेगी कि नहीं चलेगी, 100% गारंटी नहीं कह सकते, लेकिन आपको पता है भाई चौराहे पे भीड़ ज्यादा होती है तो ज्यादा दुकान चलती है। तो प्लेस ऑफ बिजनेस से भी गुडविल डिसाइड होता है। अब मैं भैया गांव में समोसे की दुकान बेच रहा हूँ और एक मेरा दोस्त है, उसको बेचारे को चौराहे पे मिल गई, भाई उसके मजे आ गए, उसकी 60 गांठ थी। अब वो चौराहे पे समोसे बेच रहा, मैं यहाँ बेच रहा हूँ, मुझे लग रहा है यार मैं तो यहाँ समोसे बना के बेच रहा हूँ, वहाँ बेच रहा हूँ, उसको ज्यादा पैसा मिलता है भैया, मुझको कम पैसा मिलता है भैया, ऐसा क्यों होता है भैया, बताओ ना भैया। तो एक्चुअली क्यों होता है? प्लेस ऑफ बिजनेस। तो प्लेस पर भी गुडविल डिपेंड करती है। फिर नेचर ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस किस टाइप का है? आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी ना, मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलास्टिक, है ना, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ये सब पढ़ा होगा। अगर मान लीजिए भाई मार्केट में किसी भी चीज को बेचने का अकेला आदमी मैं ही हूं, कोई और है ही नहीं टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं अपने टक्कर में, हाँ नहीं तो, है ना। तो यानी कि भैया अगर आपका नेचर ऑफ बिजनेस बहुत रेयर है, उसमें ज्यादा लोग हैं नहीं, तो फिर जाहिर सी बात है आपकी गुडविल ज्यादा होगी, क्योंकि जो भी आएगा आपके पास ही खरीदने जाएगा। अगर आपका नेचर ऑफ बिजनेस में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, 10-10, 15-15 दुकानें हैं, तो आप प्राइस भी नहीं चेंज कर सकते, है ना, तो आपकी गुडविल भी बढ़ जाएगी। जाहिर सी बात है 10 दुकानें हैं तो 10 में 10-10 ग्राहक जाएंगे, अगर मान लो, तो बढ़ गई ना गुडविल। तो नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है। मैनेजमेंट कैसा है? मान लीजिए भैया जी आपको पता चला एक कंपनी है, उसमें विजय माल्या जी उसके मैनेजर है, ओनर है, आप उसके शेयर खरीदोगे क्या? या फिर आपको पता चल जाए भाई, अभी तो रतन टाटा जी है नहीं, वरना बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे वो, उनकी बहुत अच्छी गुडविल थी। अगर मैनेजमेंट में रतन टाटा जी हैं तो आपको लगेगा कि यार रतन टाटा जी हैं तो फिर भाई अपन कर सकते हैं इन्वेस्ट, उनके ऊपर भरोसा है ना। तो मैनेजमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कौन मैनेजमेंट में है। अगर अच्छे लोग मैनेजमेंट में हैं, जिन्होंने पहले भी अच्छा सक्सेस दिया हुआ है, अच्छा प्रॉफिट दिया हुआ है, तो अपन क्या सोचेंगे, भाई ये कंपनी बहुत अच्छा करेगी, इस कंपनी की वैल्यू बहुत अच्छी है, ठीक है। और जिन जिनका बर्थडे है सबको हैप्पी हैप्पी बर्थडे, बट इधर भी ध्यान देते रहिएगा, है ना, ठीक है, सबको हैप्पी 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 बर्थडे। चलिए, फिर ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस कितने ड्यूरेशन का है? जाहिर सी बात है अगर किसी का 1 साल का बिजनेस है तो उसके इतने से ग्राहक, किसी का 10 साल का बिजनेस है तो उसके बाद ज्यादा ग्राहक होंगे, है ना। तो ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस पे भी गुडविल डिपेंड करती है। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, कई बार क्या होता है लोग क्वांटिटी की ओर जाते हैं, है ना, सस्ती प्राइस में ज्यादा क्वांटिटी बेचकर, परंतु आपको भी पता है कि जो सस्ते जूते पहनता है मन में तो रखता है कि कभी नाइकी का जूता पहनूं, कभी एडिडास का जूता पहनूं, भले ही आज आपके पास एप्पल फोन नहीं होगा या मान लीजिए कोई अच्छी कैमरे वाला फोन नहीं होगा, मन में तो होगा ना कि यार कभी अच्छे पैसे कमाऊंगा तो एक अच्छी फोटो लूंगा मम्मी पापा की या अपनी, है? या उनके साथ अपनी, जैसा भी आपके मन में। तो यानी कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है। कई बार ऐसा होता है कि क्वांटिटी के हिसाब से लोग देखते हैं, लेकिन अगर आप देखोगे इंटरनली बात करोगे तो लोग क्वालिटी की ओर ज्यादा जाते हैं। तो जो अच्छी क्वालिटी का चीज रखता है उसके पास लोग जाते हैं, उसकी गुडविल ज्यादा होती है, ठीक है। फिर इंसेंटिव्स, इंसेंटिव्स का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए किसी ने कहा भैया जी सुनिए 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 सुनिए, ये खरीदिए, ये साथ में पाइए, सुनिए 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 सुनिए, है ना। यानी कि अगर मान लीजिए किसी प्रोडक्ट के साथ कुछ इंसेंटिव आपको मिल जाए कि इस प्रोडक्ट को खरीदो 10 रुपए कैशबैक में मिल जाएंगे, तो ऐसे भी कई बिजनेस होते हैं तो इस तरीके के काम करते हैं, तो उनकी भी गुडविल ज्यादा हो सकती है। तो ये है, और जो ये नहीं देता उसकी गुडविल कम भी हो सकती है, ठीक है। तो व्यवसाय का स्थान, व्यवसाय की प्रकृति, प्रबंधन, व्यवसाय की अवधि, उत्पाद की गुणवत्ता, प्रोत्साहन
और प्रतिस्पर्धा, डिग्री ऑफ कंपटीशन, ये तो वैसे ऊपर भी बात कर ली हमने, नेचर ऑफ बिजनेस में भी ये वही सेम है, तो दोबारा करने की जरूरत नहीं, फिर मैं बताता हूँ कि जहाँ ज़्यादा कंपटीशन होगा वहाँ गुडविल स्कैटर्ड हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी कम कम रहेगी। जहाँ पे कंपटीशन कम होगा वहाँ पर गुडविल ज़्यादा रहेगी। फिर किसी की ब्रांड इमेज, अवेलेबिलिटी ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया, उस पर भी डिपेंड करता है। कई लोगों को आपने देखा होगा इतना बड़ा बड़ा ऐड चलाते हैं कि लोग सोचते हैं कि भाई क्या ही, जैसे फिल्मों में ऐसा बहुत होता है ना। कई बार क्या होता है, ऐड इतना अच्छा चल रहा होता है, उसके ट्रेलर इतने अच्छे आते हैं कि आदमी पहुंच जाता है, भाई मैं तो ये मूवी देखूंगा, और वहां जाके कहता है अरे यार क्या मूवी बना दी। कई बार ऐसा होता है। तो कई बार गुडविल क्या होती है, मीडिया एडवर्टाइजमेंट में, लोगों के साथ, है ना, पब्लिक इंटरेक्शन के साथ, इस तरीके से भी गुडविल बढ़ती या घटती है। तो ये भी रीजन हो सकते हैं। ब्रांड की छवि, विज्ञापन माध्यमों की उपलब्धता, तो इन सब चीज़ों पर भी गुडविल डिपेंड करता है। यानी गुडविल किसी भी रीजन पर डिपेंड कर सकता है। जैसे मान लीजिए कोई टीचर ही है, बहुत अच्छी गुडविल थी उसकी, एक दिन उसने गरिया दिया किसी को और सब ने उसकी रील काट के चला दिया, अरे ये तो टीचर गाली देता है, गाली देता है। दुनिया में सब लोग भी देते होंगे, लेकिन उसका चल गया। तो हो सकता है भैया जी उसको लोग पसंद करना बंद कर दें, तो उसकी गुडविल घट जाए। या हो सकता है वो एक इमोशनल वीडियो बना दे, बच्चों वो मैं नहीं हूँ, वो AI का वीडियो, बच्चों गलती तो सबसे हो जाती है, मुझसे भी हो गई बेटा, मैं माफी मांगता हूँ। तो हो सकता है बच्चों की सहानुभूति उसके साथ जुड़ जाए। तो बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, ये वाला पॉइंट भी तो है। कई लोग तो बदनाम होकर ही अपना नाम कमा रहे हैं, अब करोड़ों कमा रहे हैं। आपने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे। तो यानी कि भैया जी गुडविल किसी भी रीजन पे डिपेंड करती है। यहाँ पे कुछ रीजन मैंने आपको दिखा दिए जो आप एग्जाम में लिख सकते हो, ठीक है। तो ये रट्टा मार के मत बैठना कि गुडविल इस वजह से है, इस वजह से, कोई भी रीजन जिसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट हो रहा है वो गुडविल है, पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। अच्छा, गुडविल कितने प्रकार की होती है, ध्यान रखिएगा। आपके बिहार बोर्ड में 3 प्रकार और बताए हैं, कैट, रैट और डॉग, वो अपन कल पढ़ेंगे। बेसिकली जो एक्चुअल में, जो रियल वर्ल्ड में है, ये कैट, डॉग और रैट अब नहीं होता कहीं पर भी, ये सिर्फ बिहार की किताबों में ही है और शायद यूपी किताबों में होगा, वरना अब ऐसी टाइप की गुडविल की बातचीत नहीं होती है। अब गुडविल 2 प्रकार की होती है, ठीक है। तो पहले वो जरूरी है जो आपको फ्यूचर में काम आएगा, वो पढ़ाया जाए, फिर जो आपके बोर्ड में है वो भी मैं आपको कल बता दूँ, ठीक है जी। तो ध्यान से समझिएगा। परचेज गुडविल, परचेज गुडविल का नाम से समझ में आ रहा होगा, मैंने गुडविल को परचेज किया है। मैंने क्या किया, गुडविल को परचेज किया, यानी खरीदा गया गुडविल, बस। तो परचेज गुडविल इज अ गुडविल विच एक्वायर्ड बाय मेकिंग अ पेमेंट, जिसको आपने खरीदा, एक्वायर किया है, ले लिया है पेमेंट करके। व्हेन अ बिजनेस इज परचेज्ड द एक्सेस ऑफ परचेज कंसिडरेशन ओवर नेट एसेट, परचेज कंसिडरेशन ज्यादा हो, नेट एसेट कम हो, तो गुडविल देखिए, याद है आपको मैंने एग्जांपल दिखाया था यहाँ पर, ये देखो परचेज कंसिडरेशन क्या है, आप पेमेंट कर रहे हो, तो 20 में गुडविल है, नहीं है, 30 में है, नहीं है, 50 में है और 40 में भी है, लेकिन डील इस पे डन हुई है ना। तो परचेज कंसिडरेशन ज्यादा हो नेट एसेट से, नेट एसेट कितना है 30,000, तो इससे ज्यादा अगर होगा तो उसे गुडविल कहा जाएगा। और क्योंकि आप इसे खरीद रहे हो तो उसे परचेज गुडविल कहेंगे, ठीक है जी, ठीक है जी, ओके। तो ये बहुत सिंपल है। एक्सेस ऑफ परचेज कंसिडरेशन ओवर, परचेज कंसिडरेशन ज्यादा होगा किसके एवरेज में, नेट एसेट के एवरेज में, ठीक है जी। तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी करके आप निकाल सकते हैं। हिंदी में देख लीजिए, क्रियत ख्याति वह ख्याति है जिससे भुगतान करके प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए जब किसी व्यवसाय को खरीदा जाता है तो उसके शुद्ध परिसंपत्तियां, यानी अर्थात परिसंपत्तियां माइनस देनदारी पर क्रय मूल्य के अधिक होने वाली राशि को क्रेडिट गुडविल कहा जाता है, ठीक है जी। अच्छा, इसका ये चीजें आपके CUT के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद रखेंगे। इट अकर्ड ऑन परचेज ऑफ बिजनेस, ये कब होता है, जब आप बिजनेस खरीदते हो। क्या इसको रिकॉर्ड करते हैं, जी हाँ इसको रिकॉर्ड करते हैं। इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एज इट कंसिडरेशन इज पेड फॉर इट, इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में आपको रिकॉर्ड करना है, इस गुडविल को आप लिखोगे अपने अकाउंट में, क्यों, क्योंकि आपने इसके लिए पैसे दिए हैं, ठीक है जी। इट इज शोन इन द बैलेंस शीट एज एसेट, इसको बैलेंस शीट में एज एसेट भी दिखाते हैं, और एसेट में कौन सा एसेट, इंटेंजिबल एसेट, कौन सा एसेट, इंटेंजिबल एसेट। और इंटेंजिबल एसेट पे क्या लगता है, एमोर्टाइजेशन लगता है, तो इसको एमोर्टाइज भी किया जाता है जैसे जैसे इसकी यूजफुल लाइफ खत्म होती रहती है। यानी कि अगर इसकी वैल्यू गिरती रहेगी तो आप इसको घटाओगे यानी एमोर्टाइज। टेंजिबल के केस में डेप्रिसिएशन, इंटेंजिबल के केस में एमोर्टाइज। अच्छा, यह घटना एक व्यवसाय की खरीद के दौरान घटती है। इसका भुगतान होने पर इसे लेखा पुस्तकों में दर्ज किया जाता है, मतलब लिखा जाता है।
इसे बैलेंस शीट में एक परिसंपत्ति के रूप में दर्शाया जाता है। इसका मूल्यह्रास इसकी उपयोगी आर्थिक जीवन अवधि के पहले लेकिन उसके बाद में नहीं किया जाता है ना। जब तक आप उसका इस्तेमाल करो तभी तक आप उसे कैलकुलेट करोगे, है ना, उसको मूल्यह्रास लगाओगे। अच्छा, एमोटाइज या डेप्रिसिएशन, हिंदी में दोनों को सेम ही कह रहे हैं। चलिए जी, अब होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, जो दिन भर अपनी तारीफ करता रहता है, ठीक है जी, जो सपने देखता रहता है, बुनता रहता है। इन दोनों में डिफरेंस भी कई बार आता है, ठीक है जी। याद रखिएगा आपको इसके बाद, बस ये इसका एक टाइप है इसीलिए इसको करा दे रहे हैं सोनाली जी प्लीज, है ना, वरना ये अधूरा रह जाएगा तो फिर कल फिर वापस समझाना पड़ेगा। छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा नहीं, इसको करके चलेंगे अपन, है ना। ये देखो आपके सामने मैं हटा दे रहा हूँ, बाकी सब चीजें आपके सामने हटा दे रहा हूँ, है ना, पर इनको तो करके चलेंगे। ये लो जी, बाकी सब चीज मैंने आपके सामने ही हटा दी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुछ होमवर्क के क्वेश्चन दे रहे हैं ताकि होमवर्क क्वेश्चन आप करते रहें। देखिए मैंने एमसीक्यू कोई नहीं हटाए हैं, ठीक है जी, भले ही अपनी क्लास में नहीं हो रहे पर होमवर्क से मैं आपसे करवा रहा हूँ। मैं कोई एमसीक्यू नहीं हटाने वाला, धीरे धीरे ही सही, लेकिन अपन करेंगे, ठीक है। हाँ, तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल ये होता है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। मेरे मन को भाया, मैंने अकाउंट में 10,000 की गुडविल बनाया। मेरे मन को भाया, मैंने 20,000 गुडविल लिख दी। क्या दिक्कत है? तो कई बार क्या होता है कि भाई कुछ कंपनियां खुद के ही गुडविल लिख के बैठी होती हैं, जो कि सही नहीं है, लेकिन अब कुछ लोग कर सकते हैं, तो क्या दिक्कत है? तो देखिए, सेल्फ जनरेटेड या इनहेरेंट गुडविल, स्व निर्मित ख्याति या अंतः निर्मित ख्याति, यानी खुद से इनहेरेंट करके आपने लिखा हुआ है। इट इज जनरेटेड इंटरनली, गुडविल विच अराइज फ्रॉम अ नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स विच कैन ऑनगोइंग बिजनेस पोजेस। तो इन्होंने खुद ही इंटरनली कह दिया कि यार सुनो, पहले हमारे पास 10 ग्राहक आते थे, अब हमारे पास 20 ग्राहक आने लग गए, हमारी गुडविल बढ़ गई भैया, बढ़ गई, इसको किताबों में लिख दो। है ना, ये लिख दिया इन्होंने, हिंदी में देख लीजिए। यह आंतरिक रूप से उत्पन्न ख्याति है जो उन कई विशेषताओं या गुणों से उत्पन्न होती है जो एक निरंतर चलते रहने वाले व्यवसाय के पास होते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है फीचर्स। इट इज इंटरनली जनरेटेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, है ना, ये समय के अनुसार खुद ही खुद में अपनी गुडविल बनाते रहते हैं। अ ट्रू कॉस्ट कैन नॉट बी प्लेस, यहाँ पर इसकी ट्रू कॉस्ट हमें नहीं पता चल सकती, क्यों? क्योंकि इसका वैल्यूएशन जो है वो डिपेंड करता है जजमेंट ऑफ द वैल्यूअर पे। यानी कि जैसे मेरे मन को भाया, मैंने 10,000 की गुडविल बनाया, मेरे मन को भाया, मैंने 15,000 की गुडविल बना दी। इसमें मैं किसी के साथ डील नहीं कर रहा, खुद ही खुद से बात करता हूँ, शीशा सामने रखता हूँ और हर दिन 5,000 की गुडविल लिख कर आ जाता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान से देखना, जो बहुत जरूरी चीज है, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, ठीक है जी, इंड एस की आपको जरूरत नहीं है, ऐसे ही लिखा हुआ है, इंड एस 38, इंटेंजिबल एसेट, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इसको आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करना है। AS 26 मना करता है, ठीक है। बिकॉज, क्यों मना करता है? बिकॉज कंसिडरेशन इन मनी और मनी वर्थ हैज नॉट बीन पेड फॉर इट, क्योंकि ये आपके मन का वहम है भैया जी, इसका सत्यता नहीं है। अब आपके मन को लग रहा है कि आपकी गुडविल है, आप जब बेचोगे और अगला आपके बिजनेस को खरीदेगा तब आपकी गुडविल होगी भैया, मन से नहीं चलता यहाँ पर। मन से तो हम सब टॉप करना चाहते हैं, लेकिन दिन रात जो पढ़ेगा, सवाल को खुद से करने की कोशिश करेगा, टीचर के पीछे घूमने के बजाय खुद से मेहनत करके जब कोई सवाल ना बने तब टीचर से पूछेगा, तो वो टॉप करेगा ना। वरना सपना तो हर कोई रोज रात को सोने से पहले देखता है कि इस साल टॉप कर जाऊं तो मजा आ जाए। तो वैसा ही पॉइंट यहाँ पर भी है कि AS 26 इसको अलाउ नहीं करता। अब आपके मन में आएगा भैया जब AS 26 अलाउ नहीं करता तो लोग लिखते क्यों है? यही तो प्रॉब्लम है, लिखा होता है, थूकना मना है, वही थूक देते हैं, क्या करें? ठीक है जी, तो इसलिए भैया जी इसको अभी हम सीखेंगे आगे, जब चैप्टर में पढ़ेंगे कि अगर किसी ने ऐसा गुडविल लिख दिया है ना तो उसको राइट ऑफ करो उसी के उसी समय। ठीक है जी। ना स्वनिर्मित, यह लंबे समय की अवधि में आंतरिक रूप से उत्पन्न होती है। ठीक है जी। इस प्रकार की ख्याति का कोई वास्तविक मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता, इसका मूल्यांकनकर्ता के व्यक्तिगत निर्णय पर निर्भर करता है। मेरे मन को भाया, मैंने वो गुडविल बनाया। लेखांकन मानक 26 अमूर्त संपत्ति के अनुसार इसे खातों की पुस्तकों में दर्ज नहीं किया जाता है, क्योंकि इसके लिए नगद या धन के रूप में कोई प्रतिफल नहीं दिया गया है। ठीक है, डन है जी। तो बस आज इतना ही,
बाकी फिर क्वेश्चन होमवर्क है, थोड़ा सा आप होमवर्क करेंगे, ठीक है। और प्लीज़ रेगुलरली पढ़िए, है ना, क्योंकि आपके यहाँ एमसीक्यूज बहुत आते हैं, तो अपन बहुत एमसीक्यूज करेंगे। बट क्योंकि क्लास में हमारे पास टाइम का भी है और हमें आगे भी सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है, तो इसलिए प्लीज़ आप लोग इसको करते रहिएगा। डेली हम होमवर्क को नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करते ही हैं, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। डन है जी। चलिए, उम्मीद है कि आपको गुडविल अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप इसको नहीं भूलेंगे। तो चला जाए सरकार, चला जाए, चला जाए, एक मुस्कुराहट के साथ चलते हैं। प्लीज याद रखिएगा, है ना, पूरी थ्योरी को, और जो मैंने बोला है उनको तो बिल्कुल ही याद रखना। कई बार क्या होता है कि गुडविल की डेफिनेशन जो किताबों में लिखी हुई है बहुत शॉर्ट में लिखी हुई है, वो करेक्ट डेफिनेशन नहीं है, बट क्योंकि डेफिनेशन कुछ तो बतानी ही है, इसलिए उसको लोगों ने लिखा हुआ है। तो आप ध्यान रखना, एनी रीजन ड्यू टू विच यू अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट, है ना, एक्स्ट्रा बेनिफिट फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर्स। चलिए, ओके, थैंक यू नैंसी जी, यार सो स्वीट ऑफ यू। दोबारा मिलेंगे सर कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तो थैंक यू माय डियर कॉमेंट्स, थैंक यू। एंड एक प्यारा सा मोटो है, हैव अ स्माइल, स्प्रेड अ स्माइल, बिकॉज स्माइल इज द बिगेस्ट गिफ्ट व्हिच यू कैन गिव टू एनीबॉडी। तो मुस्कुराइए और इस मुस्कुराहट को फैलाते रहिए, इस तरीके से जीवन जीते रहिए, जीते जीते मजा आने लगे, ठीक है। तो फिर मिलेंगे किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा टाटा टाटा, बाय 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 बाय।